ओके, तो आज से हम अली, अगर स्टार्ट ये करेंगे। रिकैप में भी अगर रिकॉर्डिंग हो जाए तो अच्छा नहीं जी जी, होगा? मैंने ये वो कर मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है। और बाकी हम स्टार्ट करते हैं आज से। लास्ट क्लास में हमारा हम लोगों ने कंपैरिजन करके देख लिया था कि कौन सा बेस्ट है, बीट या फिर क्रिएट रेड टैप। तो ऑब्वियस सी बात है कि हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास बीट का जो सर्वर है वो बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाता है, इवन दो कि हमने उसको बाद में स्टार्ट किया था। ठीक है, तो ये काफी आप लोगों का फास्ट है एज कम्पेयर टू क्रिएट रेड टैप। ठीक है, तो हम इसलिए इसी को आगे ऑनवर्ड लेके चलेंगे कोर्स के अंदर। ओके, तो यहाँ पर हमारा वही बेसिक सा नोड मॉड्यूल्स में हमारे पास सारे हमारे मॉड्यूल्स होंगे। पब्लिक के अंदर हमारे पास एक वीट के जो एसवीजी का यहाँ पे हम जो भी पब्लिक अपनी इमेजेस वगैरह एसेट्स वगैरह रखना चाह रहे हो हम रख सकते हैं यहाँ पर। जो हमारा मेन काम होगा वो हमारे पास सिर्फ इस एसआरसी फोल्डर के अंदर ही होगा। ठीक है, और ये फाइल्स किस तरह आई है, फोल्डर स्ट्रक्चर किस तरह से आया था, ये हम लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने किस तरह से अपना रेक के प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज कर सकते हैं वीट के थ्रू। ठीक है, तो हम लोगों ने npx स्पेस इस तरह कॉन्फ़िग लेटर से कमांड एग्जीक्यूट की थी, जिसकी वजह से हमारे पास पूरा का पूरा प्रोजेक्ट इनिशियलाइज होकर आ गया। ठीक है, देन यहाँ पैकेज डॉट जेसन हमारे पास वो फाइल है जहाँ पर हमारे पास सारे के सारे पैकेजेस रह रहे होते हैं। ठीक है, एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, जो हमारे प्रोजेक्ट के अंदर हम लोगों ने इंस्टॉल किए होते हैं। ठीक है, तो उनका वर्जन और उनकी नाम वगैरह यहाँ पे आ रहा होता है। कुछ डेव डिपेंडेंसीज होती हैं, कुछ डिपेंडेंसीज होती हैं। ठीक है, इन सब के बारे में डिटेल में बात कर चुका हूँ प्रीवियस क्लास में। पैकेट और लॉग जो जेसन जो फाइल होती है ये आपके पास इसमें इन पैकेजेस की फर्दर मोर डिटेल्स होती हैं। ठीक है, मतलब उनकी डिस्क्रिप्शन, कहाँ पे वो डिप्लॉय है, ये सब चीजें, उनकी डिटेल वर्जन यहाँ पे सब चीजें पड़ी होती है। ठीक है, इवन के कोई पैकेज के अंदर कोई और सब पैकेज सब डिपेंडेंसी वगैरह इंस्टॉल किए हो तो उन सबकी भी डिटेल आपको ये पैकेट और लॉग डॉट जेसन की फाइल में मिल जाएगी। ये काफी बड़ी फाइल है, आपको उसको ओपन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देन इंडेक्स डॉट एचटीएमएल आपके पास एक वाहिद फाइल होती है जो कि आपकी रूट फाइल होती है। आपको पूरे रैक के प्रोजेक्ट में आप जितना बड़ा मर्जी प्रोजेक्ट बना ले, आपके पास 99.9% चांसेस होंगे कि आपके पास ये की फाइल होगी। कोई एक दो सिनेरियो आ जाते हैं जब हम एक कॉन्सेप्ट होता है उसमें अगर हम करना चाहें तो हम करें, मतलब हमारे पास एक ही ये रूट फाइल होती है। सॉरी, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल की एक ही फाइल होती है हमारे पास। ठीक है, देन डॉट गेट इग्नोर का वही सेम कॉन्सेप्ट है जो कि हम पीछे देख चुके थे एचटीएमएल के अंदर भी, कि इसमें जो भी फाइल्स एंड फोल्डर का नाम हम रखेंगे तो वो आगे हमारे पास बिल्ड के अंदर नहीं जाएगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे नोड मॉड्यूल्स हम नहीं चाहेंगे कि आगे हमारे बिल्ड के अंदर जाए। अभी ये डिम नहीं हो रहा, मतलब कि ग्रेश कलर में नहीं, क्योंकि ये रिपोजिटरी हम लोगों ने इनिशियलाइज ही नहीं करवाई गिट के थ्रू। ठीक है, गिट इनिट ही नहीं किया इसके अंदर, हम लोगों ने बाहर रूट में किया था। ठीक है, अच्छा, उसके बाद readme.md की फाइल है, ये वो फाइल है जिसमें आप जब इसको अपने गिटहब रिपोजिटरी पुश करेंगे तो आपको उसके अंदर जो भी मतलब स्टेप्स एंड आपको फॉलो करने होंगे अपने। आप सपोज कर लें आप अपने प्रोजेक्ट को गिटहब पे पुश कर रहे हैं और गिटहब पे पुश करने के बाद आपको कोई प्रोजेक्ट आके देखता है और उसको क्लोन करना चाह रहे हैं, उसको ये नहीं पता कि इसमें आपने क्या क्या वेरिएबल्स उसके क्या किस तरह से किया, सेटअप किस तरह करना होगा, ये सब चीजें। तो सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस आप इसमें लिख रहे होते हो कि भाई आप इस तरह से ये क्लोन करोगे, इस तरह से आपको ये करना है, इस तरह से ये करना है, और देन आप इस तरह से ये कमांड चलाओगे तो आपका सर्वर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप सारी चीजें बाकी वीट डॉट कॉन्फिग ये आपकी एडवांस चीज है, इसमें हम कॉन्फ़िगरेशन वगैरह में वीट की जो है उसकी चीजें हैं तो हम इसमें नहीं जाएंगे। ये लिंट भी आपकी ये स्टैंडर्ड वगैरह को फॉलो करने के लिए होता है कि आपकी टीम में अगर एक बंदा सपोज कर ले, ये क्यों यूज कर रहे होते हैं स्लिंट वगैरह या फिर बीएनबी वगैरह, ये स्टाइलिंग के लिए होता है। स्टाइलिंग से पर्पस मतलब क्या है, सपोज कर ले आप एक टीम के अंदर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इस टीम के अंदर काम कर रहे हैं, आप टीम के अंदर काम करने में ऐसा हो सकता है आपके पास कि मैं मेरी कोड लिखने का तरीका डिफरेंट है, मैं अपना एरो फंक्शन को यूज कर रहा हूँ, एक बंदा जो रेगुलर फंक्शन को यूज कर रहा है, एक बंदा जो है वो जो कर्ली ब्रेसेस है फंक्शन के इस तरह से वो फंक्शन के नेम की डेफिनेशन के आगे इस तरह लगा रहा है, एक बंदा जो है वो नेक्स्ट लाइन में जाके इस तरह लगा रहा है। ठीक है, एक बंदा जो है एरो फंक्शन को रिटर्न करने के लिए कुछ सिंटेक्स यूज कर रहा है, एक बंदा कुछ कर रहा है। तो इस तरह से मतलब कि हर किसी का कोड जो डिफर डिफर हो सकता है स्टाइलिंग। तो इसमें हम कुछ रूल्स डिफाइन कर देते हैं कि भाई हर किसी को इस रूल्स को फॉलो करना है। तो फिर अगर वो मतलब मैंने रूल डिफाइन कर दिया कि भाई ये जो है आपके पास फंक्शन के बाद आपकी जो कर्ली ब्रैकेट आएंगे वो आगे यहाँ पर ही आएंगे, कोई इस तरह से नहीं कर सकते यहाँ पर। ठीक है, तो उससे होगा क्या कि जब भी कोई बंदा इस तरह से करेगा तो उसको एरर थ्रो मिल देगा, एरर थ्रो कर देगा भाई ये वैलिड नहीं है। तो मतलब हम एक तरह से स्टैंडर्ड डिफाइन कर रहे हैं कि भाई आपको हर किसी को टीम के अंदर कोड लिखने का हम पैटर्न बता रहे हैं कि भाई आपको इस तरह ही लेके चलना है चीजों को। तो इसके लिए हम लोग यूज कर रहे होते हैं। अभी आप लोग बिगिनर हैं तो इग्नोर कीजिएगा। बाकी यहाँ पर हमारे पास एसआरसी फोल्डर के अंदर एक एसेट्स का फोल्डर होता है। अगेन जब हम एचटीएमएल में पढ़े थे तभी हमने देखा था कि एसेट्स का फोल्डर बनाते हैं, वहां पर हमारे पास इमेजेस का सब फोल्डर भी बना सकते हैं, फॉन्ट्स का बना सकते हैं और बाकी सारी चीजें कर सकते हैं। तो ये सब चीजें आ गई। और देन बाकी ये चीज हम देख चुके हैं कि हमारा मेन डॉट जेएसएस की फाइल होती है। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास जो हम लोगों ने इंडेक्स डॉट एचटीएमएल बनाई होती है फाइल, इसके जो हमारे पास रूट एलिमेंट होता है, रूट एलिमेंट में हम लोग इसको एक्सेस कर रहे होते हैं और एक्सेस करने के बाद हम इसके अंदर अपना जो भी पूरी की पूरी एप्लीकेशन है उसको रेंडर करवा रहे होते हैं। तो ये सब चीजें हैं। और इसके अलावा क्या बोलते हैं, इसके अलावा हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास यहाँ पर
अभी हमारे पास जो मेन डॉट जेएसएस की फाइल है, मेन डॉट जेएसएस की जो हमारे पास फाइल है, इस फाइल के अंदर हम लोग ये सारा काम कर रहे होते हैं, ठीक है। मतलब हमने एलिमेंट को रेंडर गेट करवाया, यहाँ पर जो हमारा रूट एलिमेंट था इंडेक्स के अंदर, ये रहा, दिस वन, ठीक है। और देन उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर आके रेंडर फंक्शन कॉल किया है, और इसके अंदर हम पूरी की पूरी अपनी जो रैक की एप्लीकेशन होगी वो वापस यहाँ पे आ जाएगी। ये रेक डॉट स्ट्रिक मोड हमारे पास सेम वही चीज है जो कि हम लोग ऑलरेडी एचटीएमएल में हमने देखा था, यूज स्ट्रिक हम यूज कर रहे होते थे, ठीक है। मतलब कि डेवलपमेंट में रहते हुए हम लोग अच्छी से अच्छी बेस्ट से बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो कर सके, और हमारे पास अगर हम इस तरह उल्टे से मतलब कि कर रहे हैं, हम वेरिएबल्स को लेट बार यूज को लेट बार या कॉन्स को यूज किए बगैर वेरिएबल्स को इनिशियलाइज कर रहे हैं, तो इस तरह से हमें एरर थ्रो कर दे कि भाई ये प्रॉपर एक वैलिड तरीका नहीं है, ठीक है। तो बेस्ट कोड करने की हमें एक तरह से मतलब कि रिस्ट्रिक्ट कर रहा होता है, फोर्स कर रहा होता है कि आप बेस्ट से बेस्ट तरीके से कोड लिख रहे हो अपना, ठीक है। इन शॉर्ट अगर हम समझे तो इसको अगर आप हटा भी देंगे तो कोई मसला नहीं बनेगा, बट बेस्ट ये रहता है कि जब आप डेवलपमेंट कर रहे हो तो इसको एनेबल ही रखें आप इस चीज को, ठीक है। इंडेक्स डॉट सीएसएस के अंदर आपके पास ये मेन डॉट जेएस की जो फाइल थी, इसकी स्टाइलिंग आप यहाँ पे कर रहे हो, आप कुछ भी आपने एलिमेंट लिखा है। ऐप डॉट जेएस का वहां पर एक वाहिद एप्लीकेशन, अच्छा आपकी जो रूट फाइल होती है रेक के प्रोजेक्ट के अंदर, या तो मेन डॉट जेएस होगी अगर आप वेट के थ्रू बनाया है, अदरवाइज आपके पास इंडेक्स डॉट जेएस होगी जब आप क्रिएट रेक ऐप के थ्रू बनाएंगे, ठीक है। सिंटैक्स आप लोग देख चुके थे कि दोनों में तकरीबन सेम ही होता है, कोई इतना डिफरेंस नहीं है। तो ये तो हो गया पिछली क्लास का रिकैप। अब यहां पर आते हैं और जरा मैं इसमें कुछ चेंजेस करता हूं। मैंने यहां पर किया, दिस इज द फर्स्ट रेक ऐप क्रिएटेड विद वीट, दिस इज our second class of react, ठीक है। मैंने सेव किया और मैं यहाँ पे आया था, तो देखिए यहाँ पर खुद ब खुद इसने आपका क्योंकि वो आपके पास इसने वीट के थ्रू, वीट ने क्या किया, हमने जैसे ही कुछ चेंजेस किए हैं तो इसे ऑटोमेटिक डिटेक्ट किया, और डिटेक्ट करके हमारे पास यहाँ पे रिफ्रेश खुद ब खुद कर दिया हमारे सर्वर को, हमें रीलोड करने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। अब हमारे पास हमारी एप्लीकेशन में एक हमारे पास ये ऐप जो कंपोनेंट, आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं, लाजमी नहीं कि आप ऐप ही रखें, बस एक स्टैंडर्ड है और एक कन्वेंशन है कि आपके पास ये नाम ऐप आ रहा होता है। आप यहाँ पे चाहो तो मैं अपने नाम बना लेता हूँ, अली के नाम से बना लेते हैं, ALI अली। और इसके लिए मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, एक मेरे पास ऑटो रीनेम एक एक्सटेंशन आती है और वो इंस्टॉल हुई भी है, अच्छा ठीक है। मेरे ख्याल से वो आपके पास यहाँ पर रैक में काम नहीं करी, खैर कोई मसला नहीं, हम खुद से कर लेते हैं, एचटीएमएल के एलिमेंट से काम करती है वो, ठीक है। तो मैं सेव कर रहा हूँ और यहाँ पर अभी देखिएगा, एक और कीजिएगा, अभी भी मेरे पास एप्लीकेशन क्रैश नहीं हुई है, तो कोई मुझे इसका रीजन बता सकते हैं मेरी एप्लीकेशन क्रैश क्यों नहीं हुई, और इवन दो कि मैंने यहाँ पे नेम चेंज कर लिया है, यहाँ पे देखिए मैंने नेम चेंज किया अली, ठीक है। और मेरी फाइल का नाम क्या है, app.jsx है, और यहाँ पे जो मैं इंपोर्ट करवा रहा हूँ, मैं app.jsx के अंदर से ऐप को इंपोर्ट करा रहा हूँ, जबकि यहाँ पे तो मैंने अली लिखा हुआ है। तो मुझे जल्दी से बताइए क्या क्या रीजन है जिसकी वजह से हमारा कोड ब्रेक नहीं हो रहा। एनीवन, माज, हारिस, आशा, साजिद। बेटा अगर हम इंपोर्ट नहीं करवाते तो इंपोर्ट नहीं करवाते फिर तो मैं एरर थ्रो करते ही करता, अभी उसने मैंने एरर थ्रो नहीं किया। यहाँ पर देखो, आप लोगों को याद होगा मैंने जब एचटीएमएल के अंदर आप लोगों को मॉड्यूल्स पढ़ाए थे तो मैंने बोला था कि अगर आप नेम एक्सपोर्ट कर रहे हो, ये देखो मैंने फंक्शन को नेम एक्सपोर्ट किया है, डिफॉल्ट एक्सपोर्ट किया है। अब डिफॉल्ट एक्सपोर्ट करने के बाद अगर हम यहाँ पर इसको इंपोर्ट करते हैं, ये जो फाइल का नाम लिखा, फाइल के नाम के अंदर यहाँ पे जो फंक्शन है इसका नाम कुछ भी लिख दो तब भी आपका काम कर जाएगा। अब अगर मैं इसको आके अली लिखता हूँ तब भी ये ठीक चलेगा, और अगर मैं ऐप लिखा हुआ तब भी मेरे पास ठीक चल रहा था। देखिए यहाँ पर कोई भी मेरा कोड ब्रेक नहीं हो रहा, इवन कि अगर मैं इसको राइट क्लिक करूँ, इंस्पेक्ट करूँ और यहाँ पर देखो तो आप यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं, कंसोल में कोई एरर हमारे पास नहीं आ रहा है। हाँ, अगर मैंने यहाँ पे एक काम ये किया होता कि मैंने इसको यहाँ पर एक्सपोर्ट यहाँ लिख दिया होता और इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, अभी मेरा नेम एक्सपोर्ट नहीं रहा, डिफॉल्ट एक्सपोर्ट नहीं रहा, अभी मेरा नेम एक्सपोर्ट बन चुका है। तो अब अगर मैं यहाँ पे आता हूँ इसको कंट्रोल Z करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर देखें आपको एरर देखने को मिल गया है, ये देखिए द रिक्वेस्टेड मॉड्यूल ये जो है डज नॉट प्रोवाइड एन एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। ये देखें वो क्या बोल रहा है कि भाई ये आपने जो इंपोर्ट किया है ना इस तरह से, ये आपका डिफॉल्ट एक्सपोर्ट होता है, और ये जो फाइल है इसमें कोई डिफॉल्ट एक्सपोर्ट हो ही नहीं रहा है, ठीक है। इस तरह जब भी आप इंपोर्ट करते हो ये डिफॉल्ट इंपोर्ट होता है। हाँ, अगर आप कर्ली ब्रेसेस लगा कर रहे हो फिर आपको क्या होता है, नेम इंपोर्ट होता है। हाँ, अब अगर मैं करता हूँ यहाँ पर आकर फॉर्मेट, तो वो वाला एरर तो चला गया हमारे पास, बट अब दूसरा एरर आ रहा है, ठीक है। अब दूसरा एरर क्या आ रहा है, रिक्वेस्टेड मॉड्यूल ये जो हमारे पास है app.jsx डज नॉट प्रोवाइड एन एक्सपोर्ट नेम ऐप, इस नाम से ये कोई नेम एक्सपोर्ट नहीं कर रहा है ऐप के नाम से। तो देख लो यहाँ पर
अली के नाम से, ऐप के नाम से तो है ही नहीं। हाँ, अगर मैं इसको ऐप कर देता हूँ अभी, तो वापस हमारा इशू रिजॉल्व हो जाएगा, हमारा कोड चल जाएगा। ठीक है, ये देखिए हमारे पास हमारा कोड चल चुका है। तो ये क्लियर है। ये नेम एक्सपोर्ट हम लोगों ने जो पढ़ा था, और इसके बाद हम लोगों ने जो डिफॉल्ट एक्सपोर्ट पढ़ा था, ये वो चीजें आप लोगों के आगे यहाँ पर। ओके, अब जरा आते हैं यहाँ पर। हम लोगों ने फर्स्ट क्लास के अंदर ये चीज देखी थी कि हमारे पास जो रेक्ट है वो कंप्लीटली कंप्लीटली कंपोनेंट्स के ऊपर डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कंपोनेंट्स वहां पर होते क्या है। ठीक है, कंपोनेंट्स आपके, मैंने जिस तरह फर्स्ट क्लास के अंदर आप लोगों को बताया था कि कंपोनेंट्स आपके पास ज्यादा कुछ नहीं, सिंपल आप तरह समझ लें कि अगर मैं इसको यहाँ पर इसको हटाकर जीएसएक्स को हटा दूं और यहां से कुछ एक रिटर्न करवा लूं, हेलो, एक मैं कुछ भी एक हेलो रिटर्न करवाता हूं। ठीक है, हेलो वर्ल्ड करवाते हैं, और इसको मैं यहां से कट ही कर देता हूं। यहां से एक काम करते हैं, फॉर्मेट नहीं हो रहा सर, हो गई, और यहां से ब्रैकेट भी हटा देता हूं। ठीक है, तो अगर मैं अब आप लोगों को बोलूं तो ये कोई आपको जाना पहचाना फंक्शन नहीं लग रहा आप लोगों का? ऐसा ही है या नहीं है? अगर मैं आप लोगों को बोलूं ये क्या है, तो आप मुझे क्या बोलेंगे, क्या चीज है? हरी अप। इस तरह सोए में आप लोग रेक्ट पढ़ने के लिए आ गए, जाओ सिर्फ इतना टाइम लगा दिया, 26 क्लास हम लोगों ने ले ली है, बट आप लोग को अभी तो यही नहीं पता ये क्या चीज है। हारिस, मास, आयशा, सीरियसली आप लोगों को इसको नहीं पता ये क्या चीज है? अली तो फंक्शन हो गया ना, फंक्शन बन गया पूरा। तो ये फंक्शन ही है ना तक ये आपका, यस देखिए यस। फंक्शन है आपके जावास्क्रिप्ट वैलिड फंक्शन है। हाँ, हम लोग फंक्शन में ये इस तरह से यूज कर रहे होते थे कि हम लोग कैमल केस को यूज करते थे, जैसे कि हम सपोज कर लें माय फंक्शन, इस तरह का केस यूज करते थे। ठीक है, तो पहला डिफरेंस हमारे पास ये है कि हम हमारा जो रेक जो इसमें हमने कॉन्फ़िगरेशन वगैरह की हुई है वीट के थ्रू, जो हमने प्रोजेक्ट को इंस्टॉल करवाया है, तो उसके अंदर हमारे पास वेब पैक और ये वेबल वगैरह सब चीजें पीछे पड़ी हुई है। ठीक है, जो हमारे सब काम को अंडरस्टैंड करती है। ठीक है, अगर मैं इस तरह से बनाता हूं तो उनको नहीं पता चलेगा कि ये आपका रेक का कंपोनेंट है या नॉर्मल फंक्शन है। तो उसको समझाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपने फंक्शन के नाम का फर्स्ट लेटर को कैपिटल करना पड़ेगा। एक चीज तो ये हो गई। ठीक है, सेकंड चीज क्या होगी कि यहां पर जो हम लोग आज से पहले जावास्क्रिप्ट के अंदर स्ट्रिंग, बूलियन, ऑब्जेक्ट, एरे, इस तरह की चीजें रिटर्न करवाते थे, अब हम यहां पर एक जेएसएक्स को रिटर्न करवाएंगे। अब जेएसएक्स क्या है? सिंपल सा, हमारे पास जावास्क्रिप्ट की फाइल के अंदर अगर हम लोग कोई चीज यहाँ पर रिटर्न करवा रहे हैं एचटीएमएल वगैरह, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी, हमारे पास हमारी जेएसएक्स हो जाएगी। क्लियर है चीज? अगर मैं इसको यहाँ से अनकमेंट करूं, फॉर्मेट करता हूं, तो ये देखें, ये अब आपकी क्या होगी, एक तरह से एक जेएसएक्स हो गई। ठीक है, यहाँ से हम कोई एचटीएमएल रिटर्न करवाएंगे तो वो आपके पास जेएसएक्स। अब जेएसएक्स हम क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पर एचटीएमएल भी लिख सकते हैं, और इस एचटीएमएल के अंदर हम लोग जावास्क्रिप्ट भी लिख सकेंगे। ठीक है, हम आगे देखेंगे आगे क्लासेस के अंदर, या आज भी देख लेंगे। तो ये कुछ आपके पास एक बेसिक सा फंक्शन है रैक के अंदर, सॉरी फंक्शन बोले, कंपोनेंट बनाने का तरीका है कि आप सिंपल अपने फंक्शन का, अपने कंपोनेंट का नाम लिखोगे। मेक श्योर कि आपके कंपोनेंट का नाम जो है कैपिटल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए, और वो रिटर्न में या तो कुछ एचटीएमएल एलिमेंट रिटर्न करवा रहा होगा, या फिर वो नल रिटर्न करवा सकते हैं। नल का मतलब कुछ भी रिटर्न नहीं करवाना चाह रहा मैं, ये में कुछ भी शो ना हो। मैं इसको कमेंट कर देता हूँ और सेव करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका कोई कोड भी ब्रेक नहीं हुआ, आपको नजर भी कुछ नहीं आ रहा, क्योंकि हमने कुछ रिटर्न ही नहीं करवाया वहां पर। ठीक है, तो ये क्लियर है कि हम लोग एक बेसिक सा रैक का कंपोनेंट किस तरह से बनाते हैं। ठीक है, तो मैं यहां पर आता हूं क्लियर है, और क्लियर है बिल्कुल। मैं इसको आकर अनकमेंट करता हूं और इसको मैं कमेंट कर देता हूं नल को। ठीक है, अब हमने कंपोनेंट बना लिया, और कंपोनेंट बनाने के बाद हम उस कंपोनेंट को कॉल किस तरह करेंगे। अब इस कंपोनेंट को हमें सिंपल इस तरह से समझना है, जिस तरह से आप लोग एचटीएमएल के अंदर एलिमेंट्स को पढ़ के आए हैं, टैग्स को पढ़ के आए हैं, सेम इस तरह का कंपोनेंट भी है। अब वो एचटीएमएल के एलिमेंट्स और जो टैग्स होते हैं वो एचटीएमएल टीम ने बना के पहले से रखे हुए हमारे लिए। ठीक है, जैसे हम वीडियो टैग को यूज करते हैं, अब हम सिर्फ वीडियो टैग को यूज करते हैं, उसके पीछे की जो सारी की सारी कहानी है कि उसके ऊपर वो प्ले पॉज का बटन और ये सब चीजें, ये सब कौन कर रहा है? पीछे एचटीएमएल वालों ने की वीडियो आपके। ठीक है, उन लोगों ने सारा काम किया हुआ है। तो इस तरह हम लोग यहाँ पर एक कंपोनेंट बनाएंगे। कंपोनेंट को आप रिजेंबल करें एचटीएमएल एलिमेंट्स और टैग के साथ। ठीक है, और हम उसको अब जाहिर सी बात है, हमारे पास एचटीएमएल एलिमेंट जो हमारे पास एचटीएमएल टीम वालों ने बना के रखे हैं, उसको हम यूज भी करते हैं, उसको हम कॉल भी करते हैं। तो सेम हम यहाँ पर कंपोनेंट में बना लिया, अब उन कंपोनेंट को हम कॉल भी कर सकते हैं। कॉल किस तरह करेंगे, हमारा मैंने आपके सामने किया हुआ यहाँ पे कॉल। ठीक है, ये आपके पास कौन सा एलिमेंट होगा, अगर मैं इसको अभी इग्नोर करती है, एलिमेंट नहीं, इसको इग्नोर करती, कंपोनेंट नहीं है, एलिमेंट है, ठीक, कौन सा एलिमेंट होगा?
ये सेल्फ क्लोजिंग एलिमेंट है या फिर आपका ओपनिंग क्लोजिंग एलिमेंट है? क्लोजिंग एलिमेंट है, सॉरी, सेल्फ क्लोजिंग एलिमेंट। सेल्फ क्लोजिंग एलिमेंट है। तो सेम यहाँ पे ये कंपोनेंट है हमारे पास, सेल्फ क्लोजिंग कंपोनेंट होगा, ठीक है। अब यहाँ पर ओपनिंग क्लोजिंग किस तरह बनेगा वो हम आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे जब हम चिल्ड्रन प्रॉप्स को पढ़ेंगे, ठीक है। अभी के लिए हम लोगों ने एक कंपोनेंट बनाया है और हमने उसको एक दूसरी फाइल के अंदर कॉल कर ली है। हमने मॉड्यूल्स क्यों पढ़े थे अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर कि हम एक फाइल के अंदर एक मॉड्यूल से रिलेटेड रहते हुए कोड करें, ठीक है, और देन उसको कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट कर दें और उसको फिर मल्टीपल फाइल्स के जाकर हम जहां मर्जी चाहे कॉल कर ले, ठीक है। यही था ना हमारे पास कॉन्सेप्ट कि मॉड्यूल्स को एक जगह हमने बनाया और हम चाहे 10 जगह पर, 20 जगह पर, 100 जगह पर, 200 जगह पर हम उसको कॉल कर सकते हैं रिपीटेटिवली, ठीक है। तो यहां पे मैंने अपने कंपोनेंट को कॉल कर दिया, ठीक है, ओके। अब जरा आते हैं यहाँ पर, मैं कुछ अपने ये तो हमारा बेसिक सा कंपोनेंट था, उसी के अंदर मैंने चेंजेस की थी। मैं आता हूँ यहाँ पर एसआरसी फोल्डर के अंदर मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ कंपोनेंट्स का, ठीक है, कंपोनेंट्स। और यहाँ पर मैं एक फाइल बना लेता हूँ ग्रीटिंग के नाम से, ग्रीटिंग के नाम से एक मैं कंपोनेंट बना लेता हूँ, ठीक है, ग्रीटिंग डॉट JSX। अब मैं JSX मैंने नाम क्यों रखा है क्योंकि मेरी जो फाइल होगी उसके अंदर से मैं HTML को रिटर्न करवाऊंगा, इसलिए मैं जो कंपोनेंट या फंक्शन बनाऊंगा उसमें JSX को रिटर्न करवाऊंगा, इसलिए मैंने यहाँ पे JSX लिखा है। हाँ, अगर आप कोई जावास्क्रिप्ट फाइल बना रहे हैं जिसमें आप सिर्फ प्योरली जावास्क्रिप्ट कोड लिख रहे हैं, कुछ JSX नहीं लिख रहे, तो फिर आपने JSX एक्सटेंशन रखनी है। अगर आप इसकी एक्सटेंशन का नाम JS भी रख देंगे तब भी कोई नुकसान तो नहीं होगा, बट बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि JSX ही लिखो तो बेहतर है, ठीक है। मैं इतना करता हूँ। तो मेरे पास एक कंपोनेंट्स के फोल्डर के अंदर मेरे पास ग्रीटिंग का एक फाइल बन चुकी है, ग्रीटिंग डॉट JSX, ठीक है। यहां पर आके मैं RAFCE करता हूं। अच्छी एक्सटेंशन एक, ठीक है, एक्सटेंशन बोलो एक आपके पास हाँ एक्सटेंशन ही है ES7। यहां पर आपके पास ES7, ये रहा ES7 रेक्ट रिडक्स रेक्ट नेटिव स्निपेट्स, ठीक है। ये आपके पास एक्सटेंशन है, आप इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। इससे होगा क्या, अगर आप लोग बिगिनर हैं तो बेस्ट प्रैक्टिस तो यही है कि आप लोग बार बार इसको कोड को खुद से मैनुअली टाइप करें, ठीक है, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा हो, आप लोगों को उसका सिंटेक्स याद हो जाए, ठीक है। बट मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा, इसलिए मैंने इस एक्सटेंशन को डाउनलोड कर लिए, इंस्टॉल कर लिए। तो अब मुझे सिंपल सा आगे क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पर RAFCE इतना लिखूंगा और मैं इंटर प्रेस कर दूंगा। यहाँ पर ये टैब भी प्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो उसका आगे लिखा भी हुआ है, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करो यहाँ पर तो आपको उसको पूरा बता देगा कि इसको अगर आप ये देखिए कुछ स्निपेट्स जो है आपके पास, जैसे फॉर लूप हो गया, फॉर ऑफ लूप हो गया, फॉर ईच लूप हो गया, उनके स्निपेट्स आपके पास आपकी जो आईडी होती है उसके बने बनाए होंगे, ठीक है। जब आप डॉट जेएस लिखेंगे तो उस हिसाब से आपको उसके फॉर लूप के स्निपेट्स दे देगा। अगर आप पाइथन का py फाइल बनाएंगे तो उसका सिंटैक्स के स्निपेट्स आपको दे देगा, ठीक है, वो खुद डिटेक्ट कर लेगा आपका आईडी। बट ये इस तरह के स्निपेट्स है जो कि इसके अंदर नहीं थे बिल्ट इन, ठीक है, आईडी के अंदर नहीं थे, मतलब कि VS कोड में बिल्ट इन नहीं थे। तो उसके लिए हम लोगों ने एक अलग से एक्सटेंशन करवाई है जिसके थ्रू हमें ये स्निपेट मिल जाएंगे, ठीक है। तो मैं इस पे आके क्लिक भी कर सकता हूँ, मैं क्लिक करूंगा मुझे एक पूरी की पूरी फाइल सारा जनरेट करके दे देगा, ठीक है। मैं सेव करता हूं तो यहाँ पे कुछ बोल रहा है रेक्ट इज डिफाइंड बट नेवर यूज। देखिए अब ये चीजें आप लोगों को पहले नहीं पता चल रही थी, ठीक है। या अगर हम लोग उसमें जाते हैं अपना क्रिएट रेक्ट ऐप वाले प्रोजेक्ट में जाते हैं तो वहां पे इस तरह का हमें इश्यूज नहीं मिल रहे थे, क्यों, क्योंकि वहां पर हमारे पास ये चीजें नहीं थी। यहाँ पे देख लो रूल्स ये सब चीजें यहाँ पे डिफाइन की हुई है। तो मैं यहाँ पर अगर आऊं, अब ये बोल रहा है कि देखा आपने डिफाइन तो किया बट इसने यूज नहीं किया। ये देखो ये स्टूडेंट का आपका एरर है, नो अनयूज वेरिएबल्स, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और इसको मैं हटा देता हूँ क्योंकि मैं इसको यूज कर नहीं रहा। अच्छा ये आपकी रैक की जो 16 वर्जन था उससे पहले पहले आपको हर फाइल के अंदर रैक इंपोर्ट करवाना पड़ता था, अंटिल बेशक आप इसको यूज करें या ना करें, ठीक है, मैंडेटरी था, आपको इंपोर्ट करवाना पड़ता था। बट अब रैक 18 या 16 के बाद से आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही कंसर्न कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ मैंने बेसिक से कंपोनेंट बना लिया ग्रीटिंग का, ठीक है। मैंने एरो फंक्शन बनाया, आप चाहो तो फंक्शन कीवर्ड को यूज करके रेगुलर फंक्शन भी बना सकते हो, मर्जी आप लोगों की, ठीक है। और मैंने उसकी एक डिफॉल्ट एक्सपोर्ट कर दिया है। अच्छा इसके अंदर काफी सारे आपको सिंटेक्स इस तरह की मिल जाएगी। तो मैं अगर इस एक्सटेंशन पे आता हूँ, उस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मिल जाएंगे, नहीं तो आपको स्निपेट पे आप क्लिक करें यहाँ पर तो ये देखें आपको ब्राउजर पे लेकर आ देगा। और यहाँ पर देखिए आपके पास ये देखिए आप IMP लिखेंगे तो आपको पूरा का पूरा ये तरह से लिख के दे देगा, ठीक है। ये सारे स्निपेट्स यहाँ पड़े हुए रैक के स्निपेट है, ठीक है, ये सारे के सारे मैं यहीं से देखो मैंने लिखता हूँ RACE। तो ये देखो आप मैंने इतना लिखा तो मुझे ये वाला स्निपेट बना के दे देगा, क्लियर है।
और ये स्निपेट्स आप खुद से भी बना सकते हो अपने VS कोड के अंदर रहते हुए। आपको लग रहा है कि आपके कोई कोड जो है आप डेली बेसिस पे यूज कर रहे हो, तो आप उससे स्निपेट बनाना चाह रहे हो, बजाय इसके आप कॉपी पेस्ट करो हर बारी में जाकर, तो आप वो बना सकते हो। उस पर हम नहीं जाते अभी फिलहाल, ठीक है। तो मैंने ये टाइप किया तो मुझे ये चीज मिल गई यहाँ पर, ठीक है। मैं यहाँ पर आया तो मेरे पास ग्रीटिंग आ चुका है। अब मैंने एक बेसिक सा फंक्शन बना लिया, कंपोनेंट बना लिया है, उसको कैपिटल लेटर से स्टार्ट किया उसके नेम को, और रिटर्न में मैंने एक जेएसएक्स को रिटर्न करवा दिया, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ इस कंपोनेंट को, फंक्शन नहीं बोलेंगे, कंपोनेंट ही बोलेंगे, इस कंपोनेंट को मैं अपने app.jss के अंदर जाके कॉल करना चाह रहा हूँ, ठीक है। अभी से पहले मैंने क्या किया था, एक कंपोनेंट बनाया था और उसको अपनी रूट फाइल के अंदर कॉल किया था। ये तो आपको करना ही करना है यहाँ पर, ठीक है। ये तो मतलब ये एप्पल और bean.js की फाइल तो ये तो आपकी रहेंगी रहेंगी। उससे आगे आप जितने कंपोनेंट्स, जितनी भी स्ट्रीम्स बनाना चाह रहे हो वो आपके अपने ऊपर है, ठीक है। और आप जो बाकी स्ट्रीम्स या कंपोनेंट बनाओगे वो आप आके ऐप कंपोनेंट के ऊपर कॉल कर रहे होते हो मोस्टली, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आकर इसको नल को मैं यहाँ से हटा देता हूँ और इधर आकर मैं यहाँ पर डिफ के अंदर इसको कॉल करता हूँ, ठीक है। अब कॉल किस तरह करना है, मैं GRETT ग्रीटिंग लिखूंगा और ये देखिए आपके पास ऑटो इंपोर्ट हो गया है। अच्छा, इसके लिए पहले हमें एक्सटेंशन वगैरह करनी पड़ी होती थी। अब रेक की जो लेटेस्ट बिल्ड आई है उसके अंदर रिलीज आई है, उसके अंदर आपके पास ये ऑटो इंपोर्ट खुद ब खुद फीचर लोगों ने डाल दिया है, ठीक है। जैसे मैं दोबारा करता हूँ कंट्रोल-C करके, मैंने GRETING ग्रीटिंग लिखा है और ये देखो आपको सजेशन आ रही थी यहाँ पर। मैंने जैसे तो क्लिक किया तो आपको फाइल से इंपोर्ट करके ले आएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप लोग और करें तो आप एक कंपोनेंट्स के फोल्डर के अंदर greeting.jsx फाइल थी, यहाँ पे ऐसा ही था। तो यहाँ पर आप .jsx लिखो या .js लिखो या ना लिखो, आपकी मर्जी है, वो डिटेक्ट कर लेगा, ठीक है। और यहाँ पर आके मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, फॉर्मेट करते हैं, सेव करते हैं। और अब जरा मैं अपनी फाइल के ऊपर आता हूँ। यहाँ पर तो ये देखो ग्रीटिंग लिखा हुआ आ गया, ये देखिए यहाँ पर आप लोगों को ग्रीटिंग दिख गया है। आयशा हारिस, काइंडली आप लोग सोएगा मत, इस तरह का बिहेवियर चलेगा तो काम खराब होगा फिर आगे। ग्रीटिंग दिख गया है। अभी ग्रीटिंग क्यों दिखा हमें, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए ये मेरा रूट एलिमेंट है, ये वो रूट एलिमेंट है कि जो हमारे पास यहाँ बना हुआ, ये रहा, इसको गौर समझिएगा, ये रहा एलिमेंट वो, ठीक है। और इसके अंदर बाकी सारा हमारा जो ऐप के अंदर हमने कोड लिखा हुआ है, ऐप के अंदर क्या कोड लिखा हुआ है, डिव, और डिव के अंदर मेरे पास एक ग्रीटिंग और ये सब चीजें ऐसा ही है। ये देखिए ऐप में चलते हैं, ऐप में एक डिव बना हुआ है और डिव के अंदर ये लिखा हुआ है, ये रहा, ठीक है। और ये जो ग्रीटिंग है, ये डिव कहां से आया, ये क्योंकि मैंने ग्रीटिंग वाले कंपोनेंट को कॉल किया और ग्रीटिंग वाले कंपोनेंट मुझे क्या रिटर्न करवा रहा है, ये चीज रिटर्न करवा रहा है, ठीक है। तो ये चीज इसने यहां से उठाकर यहां रख दी जवाब पर, क्योंकि मैंने कॉल यहां पे किया था। ये चीज समझ में आई है, ठीक है। और अब यहां पर अगर आप लोग देखो तो ये पूरे का पूरा जो ऐप कंपोनेंट है ये किस तरह से हमारी इंडेक्स फाइल में आ रहा है, उसके लिए हमने देखा था यहां पर ये चीज कि रूट को टारगेट कर रहा है और उसके थ्रू रेक डोम वर्चुअल डोम का से कंपोनेंट यहां से निकाला है, ठीक है। और क्रिएट रूट आपका एक एलिमेंट उसका मेथड है, उसके हम लोगों ने अपने वो रूट एलिमेंट को पास किया और देन उसके रेंडर फंक्शन कॉल कर मेथड को कॉल करते हुए यहां हमने पूरा का पूरा अपने ऐप कंपोनेंट को पास कर दिया है। तो इस काम के थ्रू वो कर रहा है, इस एलिमेंट को एक्सेस करते हुए हमारे पूरा पूरा जो भी हमारा ऐप कंपोनेंट का कोड होगा उस सबको उठाकर लाकर हमारे इस रूट एलिमेंट के अंदर इंजेक्ट कर देगा, एक तरह से इंजेक्ट कर दे बोलते या फिर इम्बेड कर देगा। क्लियर है ये चीज? क्लियर है अली, ठीक हो गया। अली मुझे दोबारा बता देंगे, थोड़ा सा ओके, कंफ्यूजन हो रही है। मैं यहाँ पर ये देखिए, हम पहले भी मैं बता चुका काफी दफा कि देखिए ये आपके पास, आप लोगों को पता है कि आपके पास एक ही एलिमेंट आपका, सॉरी, index.html की एक ही फाइल है आप लोगों के पास और वो है ये रही। इसके अलावा कोई हमारे पास index.html की या कोई भी HTML की फाइल इसके अलावा नहीं हमें दिखेगी थ्रू आउट द कोर्स, ठीक है। हमने यहाँ पर एक बॉडी बनाई, बॉडी के अंदर ये div टैग रखा हुआ है, ठीक है, ये रहा। अब ये जो चीज है, ये div और div के ये जो ग्रीटिंग है, ये कहां से आ रहा है, ये आप लोगों को याद हो, ये हमारी इंडेक्स फाइल आ गई, ये हमारी मेन फाइल है। मेन फाइल में हमने क्या किया, document.getElementById और रूट को हमने एक्सेस किया है जो कि हमने इस फाइल के अंदर बनाया हुआ था, ठीक है। ये रहा, इस एलिमेंट को एक्सेस कर लिया और देन उसके बाद जाकर इसने डॉट रेंडर ये मेथड कॉल किया है और यहाँ पे हम लोगों ने ये ऐप कंपोनेंट को पास कर दिया है, ठीक है। मतलब मैं उसको बोला कि भाई आप वो जो index.html में जो फाइल पड़ी हुई है उसके रूट एलिमेंट को टारगेट करो और उसके अंदर जो भी मेरा ऐप कंपोनेंट के कोड पड़ा हुआ है उसको इंजेक्ट कर दो। इंजेक्ट का मतलब उसके कोड को उठाकर उस एलिमेंट के अंदर लाके डाल दो। मतलब जिस तरह से हमने पैरेंट एलिमेंट पढ़ा था ना, पैरेंट चाइल्ड पढ़ा था, उस तरह से समझ लिए काम कर रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारे पास जो भी ऐप कंपोनेंट का कोड होगा, ऐप कंपोनेंट का हमारे पास क्या कोड था, एक div था और div के अंदर ग्रीटिंग मैसेज ये लिखा हुआ था, ठीक है। तो ये रहा हमारे पास वो div और div का ये मैसेज लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये जो div हमारे पास आ रहा है, ये हमारे पास कहां से आ रहा है, ये हमारे पास ग्रीटिंग की वजह से आ रहा है। अगर मैं ग्रीटिंग के ऊपर क्लिक करता हूँ, लेफ्ट क्लिक करके, सॉरी कंट्रोल प्रेस करें, लेफ्ट क्लिक करें माउस से, तो इसकी फाइल पर आ जाएंगे। अब ये देखिए यहाँ से क्या रिटर्न करवा रहा है,
ये आपके पास यही तो रिटर्न करवा रहा है, डेव ग्रीटिंग, ठीक है। अगर मैं लिख देता हूँ ग्रीटिंग अली हैदर, सेव करता हूं, तो अब ये देखिए चेंज हो गया ना यहाँ पर। क्योंकि अभी चेंज क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने app.jsx के अंदर में इस कंपोनेंट को कॉल किया हुआ है, ठीक है। तो जो भी वो चीज रिटर्न करवाएगा वहां से अपनी JSX वो समझ ले यहाँ पे लाके रख रहा है यहाँ पर। ये देखिए ब्राउजर पर आपको इस तरह से कुछ दिख रहा होगा, ये देखिए आपको ग्रीडी कंपोनेंट नहीं दिख रहा, ग्रीडी कंपोनेंट की जो से रिटर्न करवाया था वो आपको यहाँ पे दिख रहा है, डिव दिख रहा है यहाँ पर। अगर मैं उसको सिंप्लीफाई करूं, यहाँ पर आता हूं और इसको मैं H1 कर देता हूं, ठीक है, H1 सेव करता हूं, ये देख ले H1 आ गया यहाँ पर। और बाकी ये जो डिव है ये तो आपको वाला डिव है जो कि आपने ऐप कंपोनेंट के अंदर बनाया हुआ है। तो ये चीज क्लियर है? यस सर। ओके जी क्लियर है। ओके, तो अब हम आते हैं यहाँ पर, ये हमारा बेसिक कंपोनेंट बन चुका है, ठीक है। अब मैं आता हूं, अब मैं चाहूं तो इसको ऐप कंपोनेंट के अंदर कॉल करूं, ठीक है। अब मैं चाहूं तो इसको मेन डॉट JSX के अंदर कॉल करूं, हम इस तरह करते नहीं है बट मैं कर लेता हूं यहाँ पर भी। और इसको मैं इंपोर्ट करवाऊंगा, एरर दे रहा मुझे, इंपोर्ट करवा लिया। तो ये ले, अब हमारे पास ये क्या हो गया, ये 2 दफा क्यों आया, तो बताएगा हारिस, माज, आयशा? देखिए अब मैंने यहाँ पर एक दफा आके यहाँ पे कॉल किया इसको, और इसके बदले मुझे क्या मिल गया, इसके बदले में मुझे ये मिल गया है, क्योंकि ये रिटर्न के करवाया ग्रीटिंग अली हैदर, ठीक है। तो H1 यहाँ पर आ गया इस रूट एलिमेंट के अंदर। और उसके बाद एक दफा मैंने इसको ऐप कंपोनेंट के अंदर कॉल करवाया था, तो ये एक दफा हेलो ग्रीटिंग अली हैदर ये जो है उसकी वजह से आ रहा है। क्लियर होगी ये चीज? तो अब हम इसको यहाँ से रिमूव कर देते, क्योंकि हम यहाँ पे इस तरह से यूज नहीं करते, इसको मैं बस करने का बताया था कि आप मल्टीपल फाइल्स में इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब हम इसको सेव करते हैं, अब हमारे पास ये इतनी चीज आ चुकी है, ठीक है। अब मैं अपने ऐप कंपोनेंट में आता हूं, मैंने एक दफा एक कंपोनेंट बना लिया, अब मैं चाहूं इसको 10 दफा 20 दफा 50 दफा 100 दफा मैं इसको कॉल कर सकता हूँ। ये ले मैं सेव किया और मेरा कोड यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर ये तो हमारे पास हो गया कंपोनेंट, मतलब हमने एक कंपोनेंट बनाया और कंपोनेंट को हम कॉल कर लेंगे इस तरह से, ठीक है। अब हम आते हैं जरा से, सपोज कर ले, जाहिर सी बात है हम इस तरह के स्टैटिक कंपोनेंट तो बना के रखेंगे नहीं, इस तरह से कंपोनेंट भी हो सकता है। सपोज कर ले, मैं रियलिस्टिक थोड़ी सी एग्जांपल देता हूं। यहां पर आए थे और मैं एक हेडर की फाइल बना लेता हूं, header.jsx, ठीक है। और मैं RASCE करता हूं, जो भी आपकी फाइल का नाम होगा हेडर डॉट आपने रखा होगा वो यहाँ पे इसके अंदर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसको हटा देता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे सपोज कर मैं लिखा हुआ दिस इज अवर हेडर, अभी मैं सिर्फ इतना ही लिख रहा हूँ, ठीक है। और सेव करता हूं, और यहां पर आकर मैं एक और कंपोनेंट बना लेता हूं। कंपोनेंट क्या बनाता हूं, फुटर, ठीक है। और JSX, और इधर भी आकर मैं RFCE करता हूं, ठीक है। और इसको मैं कट करता हूं, यहां पर मैं बोलता हूं दिस इज आवर फुटर, फॉर्मेट सेव, ठीक है। तो हेडर और फुटर आ गया। अब आपको पता है कि हेडर और फुटर इस तरह के कंपोनेंट्स होते हैं जो कि आप मल्टीपल स्क्रीन के ऊपर मल्टीपल जगह पर आप उसको कॉल कर सकते हैं। बजाय इसके कि अगर हम लोगों ने देखा था कि जब हमें एक हेडर लगाना होता था HTML के अंदर, तो हम लोग मल्टीपल फाइल्स में जाकर वो कोड कॉपी पेस्ट करके हर फाइल के अंदर जाकर ऊपर टॉप पर रखते थे। ऐसा ही था आयशा, मास, हारिस? यस सर, ऐसे ही था। बिल्कुल ऐसा ही था। और वो एक तरह से हेक्टिक काम है, हेक्टिक काम इस तरह से, एक तो हमें कॉपी पेस्ट करना पड़ा है, ठीक है। एक फालतू में हमारा जो प्रोजेक्ट का साइज इंक्रीज हो रहा है, ऑल्दो कि वो रिपीटेटिव काम है, पर हमें बार बार कॉपी करने की वजह से हमारे फाइल का साइज, हमारे प्रोजेक्ट का साइज इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। सेकंड चीज क्या है कि अगर हमारे पास सपोज कर ले हमें कहीं एक जगह पे चेंजेस करनी पड़ी थी अपने हेडर के अंदर, तो सपोज कर 10 जगह पे हमने उस हेडर के कोड को यूज किया, 10 जगह पे अगर हमें चेंजेस करनी पड़ती थी, ठीक है। तो बहुत सारे नुकसान थे उसके, तो उसी के लिए हम लोग यहाँ पर रैक को पढ़े ताकि हम एक जगह पे एक कंपोनेंट बनाएं और उसको मल्टीपल फाइल्स में मल्टीपल जगह पर मल्टीपल स्क्रीन में जाके कॉल कर दें। और कल को अगर हमें चेंजेस करनी हो तो हम एक ही प्लेस पे चेंजेस करें, ठीक है। हमारा थ्रू आउट द प्रोजेक्ट जहां जहां हमने उस कंपोनेंट को यूज किया होगा वहां पर चेंजेस रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। क्लियर है चीज? यस सर। ओके। अब मैंने हेडर कंपोनेंट, हम लोगों ने मैंने एक हेडर कंपोनेंट बना लिया यहाँ पर बेसिक सा, और एक मैंने फुटर कंपोनेंट बनाया। अब मैं आता हूँ यहाँ पर ऐप के अंदर, और यहाँ पर आके सपोज कर ले मैं यहाँ पर आकर लिख देता हूँ हेडर को मैं कॉल कर लेता हूँ, ठीक है जी। हेडर को कॉल कर लिया और यहाँ पर इसको सेल्फ क्लोजिंग टैग लिख देता हूँ, ठीक है, फॉर्मेट। और एट द एंड आकर बिल्कुल एंड में मैं एक फुटर लगा देता हूँ अपने पास, मेरी फाइल के अंदर स्क्रीन में एक फुटर भी होगा भाई, तो मैंने कर दिया और इसमें आके मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है। सेल्फ क्लोजिंग नहीं, आप इस तरह भी कर दोगे कोई इश्यू नहीं होगा, बट इस तरह से अब हम ओपनिंग एंड क्लोजिंग तब कर रहे होते हैं जब हमारे पास के एलिमेंट के अंदर हमें कुछ एलिमेंट लिखने हो, ठीक है।
अभी हमारे पास इस तरह केस नहीं है तो हम इसको सेल्फ क्लोजिंग ही रखेंगे। सेव करते हैं तो आप लोग देख लें यहाँ पर दिस इज और हेड, दिस इज हेडर लिखा हुआ आ रहा है और बिल्कुल एंड में दिस इज फुटर लिखा हुआ आ रहा है। और इस तरह से क्यों लिखा हुआ आ रहा है, क्योंकि इसकी स्टाइलिंग में डिव ही रखा हुआ था, मुझे डिव ही मिल रहा है। ठीक है, देख रहे हैं यहाँ पर दिस इज और हेडर। अगर मैं जाकर फुटर के अंदर मैं लिख देता हूँ H1, ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा करने के लिए, और हेडर में भी जाके मैं H1 कर देता हूँ, H1 आ जाएगा, कोई मसला नहीं है। देखिए बड़ा लिखा हुआ आ जाएगा, हेडर फुटर आ गया, हेडर आ गया। ठीक है, और यहाँ पर आके ग्रेटिंग के अंदर मैं जाके सपोज कर ले यहाँ पे आके मैं P लिख देता हूँ। देखिए मैं एक जगह पे चेंज करूंगा और कितनी जगह मेरे पास कॉल हुआ था, सब जगह खुद ही से चेंजेस रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, मुझे हर फाइल में आके कॉल इसको चेंज नहीं करना पड़ा P टैग, क्योंकि मैं एक दफा मैंने एक ही जगह कोड रखा हुआ था और एक ही जगह मैंने चेंजेस किए, मल्टीपल जगहों पे आपका रिफ्लेक्शन दिख गया आपको। ठीक है, तो ये तो हमारे पास हो गया बेसिक सा एक हम कंपोनेंट किस तरह से बनाते हैं और किस तरह से हम उसके अंदर उसको कॉल करते हैं अपनी फाइल के अंदर। ठीक है, अब रियल टाइम पे हमारे पास कंपोनेंट कुछ इस तरह से भी होते हैं जो कि डम कंपोनेंट होते हैं। डम कंपोनेंट का मतलब क्या है, यहाँ पर सपोज कर ले यहाँ पर सिर्फ HTML लिखी हुई है और कुछ स्टाइलिंग लिखी हुई है, मतलब कि 3x3 का ग्रिड बना हुआ है, फुटर के अंदर कुछ आइकन्स रखे हुए, मतलब उसमें स्टेट से रिलेटेड कोई काम नहीं हो रहा हमारे पास। ठीक है, तो वो हमारे पास डम कंपोनेंट कहलाता है, DUMP डम। ओके, न्यू मीटिंग स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट एंड इंस्टेंट मीटिंग, और यहाँ पर हम कॉपी पेस्ट ओके, सो स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को स्क्रीन विजिबल है और आवाज आ रही मेरी? यस सर। ओके, सो कंटिन्यू करते हैं। तो यहां पर अब ये जो मेरे पास कंपोनेंट है इस तरह से, जैसे ग्रीटिंग है, हेडर है, फुटर है, ये हमारे पास क्या कहलाते हैं एक तरह से डम कंपोनेंट, DUMP डम कंपोनेंट। ठीक है, मतलब इसमें कोई भी स्टेट मैनेजमेंट से रिलेटेड काम नहीं हो रहा, कोई भी स्टेट नहीं है। आर दोस कंपोनेंट व्हिच आर नॉट यूजिंग एनी स्टेट और प्रॉप्स। ठीक है, आगे से पूरा में दे दिया। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, आई थिंक आप सब भी आ गए। ठीक है, तो ये हमारा वो कंपोनेंट है जिसमें ना तो कोई स्टेट से रिलेटेड काम हो रहा है ना ही प्रॉप्स है। ठीक है, बस जो इसमें लिखा हुआ है वो ये। अब सपोज कर ले मैं कुछ स्टाइलिंग दे देता हूँ। अब स्टाइलिंग किस तरह से देते हैं, हम इनलाइन स्टाइलिंग की बात कर रहे हैं अभी फिलहाल। हम इनलाइन स्टाइलिंग HTML के अंदर स्टाइल टैग एट्रीब्यूट को यूज कर देते हैं और देन इन्वर्टेड कॉमा लगा देते हैं। यहाँ पे आपको इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाना है, यहाँ पे आप लोगों को कर्ली ब्रेसेस लगाने हैं। अच्छा, आप कर्ली ब्रेसेस आप कहाँ कहाँ लगाएंगे? कर्ली ब्रेसेस आप हर उस जगह पे लगाएंगे जहां पे आपको जावास्क्रिप्ट लिखनी होगी। ठीक है, मतलब कि HTML के रिटर्न के अंदर, HTML के अंदर रहते हुए आपको कोई जावास्क्रिप्ट लिखनी होगी तो आप वहां पर कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे। अब यहाँ पर मैंने कर्ली ब्रेसेस इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पर मैं एक ऑब्जेक्ट पास करूंगा और वो ऑब्जेक्ट क्या होगा, वो आपके पास CSS प्रॉपर्टीज का ऑब्जेक्ट होगा। मैं ले देता हूँ बैकग्राउंड, तो ये देखिए सारी की सारी आपके पास CSS की प्रॉपर्टी आने लग जाएंगी यहाँ पर। ठीक है, अगर मैं बैकग्राउंड कलर की बात करता हूं तो बैकग्राउंड कलर अगर आप HTML के अंदर लिखते थे तो आप कुछ इस तरह से लिखते थे इनलाइन स्टाइलिंग में, या फिर अगर आप इंटरनल एक्सटर्नल करने चाह रहे हो तो आप कुछ इस तरह से लिखते थे। ठीक है, ऐसा ही था। यस सर। आप कुछ इस तरह से लिख रहे होते थे। यहाँ पे आपने इसका ये लिखा और यहाँ पे सपोज को रेड, इस तरह से कुछ आप लिख रहे होते थे। हम यहाँ पे इस तरह से नहीं लिख सकते बैकग्राउंड कलर रेड। क्यों? उसकी रीजन ये है कि यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं। यहाँ पर जो आपका स्टाइल का ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज जाएंगी वो ऐसा जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट जाएंगी, और ऑब्जेक्ट के अंदर हम कभी भी इस तरह से अपनी कीज नहीं रखते इस तरह से। ठीक है, वैलिड कीज नहीं कहलाती है। आपको यहाँ पर इसकी नेम के अंदर कैमल कीज को यूज करना पड़ेगा। तो अपना अगर मैं यहाँ पे आके लिख देता हूँ, उसको मैं कट करता हूँ, यहाँ से कमेंट के लिए रहने देता हूँ यहाँ पर आप लोगों की रेफरेंस के लिए। तो मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर लिखता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए अब आपको कुछ इस तरह से आपको यूज करना पड़ेगा बैकग्राउंड कलर। ठीक है, और यहां पर आकर मैं इसको कलर डिफाइन कर देता हूं जो भी आप करना चाह रहे हो। मैं लिख देता हूं सियान, CYAN सियान। ठीक है, फॉर्मेट करते हैं। तो यहां पर आपके पास जो स्टाइल के अंदर एक ऑब्जेक्ट आएगा जो कि जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट होगा, उसमें आप कलर की सारी प्रॉपर्टीज रख सकते हो।
बैकग्राउंड कलर, फॉन्ट साइज, फॉन्ट फैमिली, कोई भी आप जावास्क्रिप्ट सीएसएस की प्रॉपर्टी रखना चाहो वो आप यहाँ पे रखो, बट मेक श्योर कि लेकिन आप इनलाइन में भी तो हम ऑब्जेक्ट की तरह ही कर देते कि की एंड वैल्यू का पेयरिंग करके उसके बाद हम आप डिफाइन की एंड करते वैल्यू को पेयर करते थे, बट आप इस तरह से करते थे, आपको याद हो तो इनलाइन में, इंटरनल में, कहीं पे भी आप इस तरह से अपने सीएसएस लिखते थे, अगर आपको याद हो। ठीक है, मैं यहाँ पे दिखा भी देता हूँ किसी प्रोजेक्ट में, बल्कि मैं कोड यहीं पे चले जाता हूँ ब्राउजर पर और इनलाइन आपको दिखाता हूँ, इनलाइन स्टाइलिंग HTML। तो ये देखें, कुछ स्टाइल के अंदर आप कलर, कॉलन, ब्लू, फिर ये सेमी कॉलन, फिर फॉन्ट साइज, कुछ आप इस तरह से रख रहे होते थे। आप इस तरह से नहीं करेंगे, आप किस तरह से करेंगे, आपको कुछ इस तरह से करना पड़ेगा। अब आपको सेकंड प्रॉपर्टी देनी है, तो क्योंकि ऑब्जेक्ट के अंदर आप की वैल्यू का जो पेयर है किस तरह सेपरेट होता है, कॉमा से, तो यहां से मैं लिख देता हूं फॉन्ट फैमिली, और यहां आकर मैं इसकी वैल्यू लिख देता हूं सेल्फ सेरिफ कर देता हूं। ठीक है, अभी मैंने सेव नहीं किया, अभी आप लोग जाके इसको देख सकते हैं, ग्रीटिंग वाले का इस तरह से कुछ आ रहा है आपके पास, टाइम्स न्यू रोमन होता है बाय डिफॉल्ट। मैं सेव कर रहा हूँ, फॉर्मेट करता हूँ, सॉरी हेडर का देखिए, हेडर मैंने किया, ये देखिए इनका फॉन्ट फैमिली देखिए, और इसकी देखिए चेंज होगा, बैकग्राउंड कलर भी आ चुका है। तो आप कुछ बेसिक से स्टाइलिंग जो है आपके पास, अगर आप इनलाइन स्टाइलिंग कर रहे हैं तो एक डिफरेंस आपके पास ये है कि आप इस तरह से स्टाइलिंग कर रहे होंगे। ये चीज क्लियर है? आप बजाय इस तरह करने के, जैसे आप, मैं अगर इसको भी ऊपर लिख देता हूँ फॉन्ट फैमिली, फैमिली sans serif, या आप HTML में करते थे, CSS में आपको कुछ इस तरह से करना है। ठीक है, और क्योंकि ये मेरे पास एक जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट है, तो मैंने बताया कि जहां जहां आप अपना जावास्क्रिप्ट को यूज करेंगे इस JSX के अंदर, तो वहां आप कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे, इसलिए मैंने कर्ली ब्रेसेस लगाया और उसके बाद मैंने ऑब्जेक्ट के अंदर पास कर दिया अपना स्टाइलिंग का। क्लियर है ये चीज? हम ये भी देख लिया कि हम एलिमेंट अपने कंपोनेंट के अंदर इनलाइन स्टाइलिंग किस तरह से करते हैं। ठीक है, क्लियर है? यस सर। ओके, अब जरा सा हम आते हैं यहाँ पर, और हम चाह रहे हैं कि हमारे पास ये, हम अपने ग्रीटिंग वाले कंपोनेंट में आते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो ग्रीटिंग है अली हैदर लिखा हुआ है, ये इस तरह से ना लिखा हुआ है। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पर कुछ इस तरह से इसको कर दूं कि मैं जहाँ जो भी नाम इसके अंदर कंपोनेंट के अंदर पास करूँ ना, जैसे हम आर्गुमेंट पास करते थे फंक्शन के अंदर, ठीक है, मैं जो भी पास करूँ वो यहाँ पे आके मेरे पास रेंडर हो जाए, यहाँ मुझे दिखने लग जाए। ठीक है, तो उसको हम किस तरह करेंगे, इस चीज को अचीव करने के लिए हम लोग यहाँ पे अपना प्रॉप्स को समझते हैं। ठीक है, अब प्रॉप्स क्या होता है, प्रॉप्स आपके पास सेम इस तरह से ही है जिस तरह आपके पास HTML एलिमेंट के अंदर आप एट्रीब्यूट्स को यूज करते थे, एट्रीब्यूट्स या प्रॉपर्टीज बोल रहे हैं, ठीक है, एलिमेंट की, तो सेम यहाँ पर आपके पास प्रॉप्स होते हैं जो कि जिसकी फुल फॉर्म प्रॉपर्टी भी होती है। ठीक है, तो हम उनको यूज करते हैं। अब वो किस तरह से यूज करेंगे उसके लिए मुझे यहाँ पर, अभी पहले मैं अगर आऊँ यहाँ पे ग्रीटिंग के अंदर, और यहाँ पर मुझे एक चीज मिल रही होती है, हर आपके यहाँ पर कंपोनेंट के अंदर प्रॉप्स आप यहाँ पे करें कॉल, अपना नाम लिखिए, और यहाँ पर अगर मैं इसको लॉक करवाता हूँ किसी भी कंपोनेंट के अंदर जो आप रैक के अंदर बनाएंगे, उसमें अगर आप चेक करें तो आपको ये प्रॉप्स का जो ऑब्जेक्ट है बाय डिफॉल्ट ये एम्प्टी ऑब्जेक्ट मिल रहा होगा, एक ऑब्जेक्ट मिल रहा होता है यहाँ पे आपको। ठीक है, मैं अगर इसमें आता हूँ और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर इधर आए और ये देखिए प्रॉप्स तो मिल गया, एम्प्टी ऑब्जेक्ट। अभी इतनी दफा मेरे पास क्यों नजर आ रहा है मुझे, तो मुझे बताएगा, ये मुझे 22 दफा क्यों नजर आ रहा है? हरी अप, क्योंकि ग्रीटिंग्स आपने इतनी दफा बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही है। ग्रीटिंग आपने, हम लोगों ने, अच्छा हम लोगों ने 11 दफा कॉल किया इसको, बट ये 22 दफा दिखा रहा है। 22 दफा इसलिए दिखा रहा है कि एक दफा जो है वो आपका उसकी वजह से आ रहा है, स्ट्रिक्ट मोड की वजह से आ रहा है। अगर आप उसको हटा देंगे तो आपके पास 11 दफा ही नजर आएगा। ठीक है, वो डुप्लीकेट करके दिखा रहा होता है। तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और मैं इसको एक काम करता हूँ, पहले तो मैं इसको कम कर देता हूँ, यहाँ से ऐप में आता हूँ और यहाँ पे बाकी को कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ, तो अब देखिए आपको 2 दफा ही नजर आ रहा है। एक दफा वो उसकी वजह से, मगर आप इसको भी आके यहाँ से हटाऊं, इनको मैं यहाँ से कट कर दूं, या इसको मैं ऊपर डुप्लीकेट करता हूँ और डुप्लीकेट करके यहाँ पर इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, और यहाँ पर आके मैं इसको कट कर लेता हूँ। ठीक है, फॉर्मेट सेव, ओके, यहाँ पे रैक का बोला कि हमने रैक को यूज नहीं किया हुआ, तो मैं यहाँ पे इसको भी कमेंट कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए अब आपके पास एक ही दफा आने लग गया। ठीक है, और ये आप चेक करें तो आपके पास एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट आ रहा है, ऐसा ही है, ऐसा ही है ना? हम लोग ग्रीटिंग को कॉल किया और हमें यहाँ पर प्रॉप्स में एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट मिल रहा है। और ये सिर्फ ग्रीटिंग के अंदर नहीं, आप किसी भी कंपोनेंट के अंदर जाओ, आप किसी भी कंपोनेंट के अंदर जाओ और इसको लॉक करवाओ। मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पे प्रॉप्स लिखता हूँ, मतलब आपने फुटर, अपने जो भी कंपोनेंट बनाओगे उसका नाम अगर आपने कैपिटल लेटर से स्टार्ट किया है,
ठीक है। तो आपको यहाँ पर देखो मैं प्रॉप्स और यहाँ पे डिफरेंशिएट करने के लिए मैं फुटर लिख देता हूँ। तो कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर आते हैं और इसमें पेस्ट करते हैं और यहाँ पर आके मैं लिख देता हूँ हेडर और यहाँ पर आकर मैं प्रॉप्स को कॉल अपना यहाँ से आर्गुमेंट मंगवा भी लेता हूँ। ठीक है, ये आपका रेक खुद ब खुद इंजेक्ट कर रहा है इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखिए हेडर का भी आ गया, ये आपका ग्रीटिंग वाला आ गया और ये आपका प्रॉप्स फुटर वाला आ गया। मतलब हर किसी में आपको एम्प्टी मिल रहा है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब आते हैं जरा मैं अपने ग्रीटिंग वाले में कुछ प्रॉप्स पास करता हूँ। प्रॉप्स किस तरह से पास करने, मेरा मेरा एम है, मेरा पर्पस गोल एंड गोल क्या है, मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास यहाँ पर मैं ग्रीटिंग, यहाँ पे ग्रीटिंग के अंदर लिखता हूँ हेलो। ठीक है, और हेलो के बाद मेरे पास उस बंदे का नाम आ जाए, मैं जो भी यहाँ से पास करूँ इसके अंदर। ठीक है, मैं कुछ इस तरह से करना चाह रहा हूँ। अभी मैंने इसे हार्ड कोड रखा हुआ है, इससे हो क्या रहा है, स्टैटिक रखा हुआ है, जिसकी वजह से हो क्या रहा है कि मैं जितनी दफा भी इसको कॉल करता हूँ तो मैं वही सेम वही चीज लिखी हुई आ रही है, हेलो अली हैदर, हेलो अली हैदर। मैं चाह रहा हूँ जब जब मैं इसको कॉल करूँ, मैं जो इसके आर्गुमेंट पास करूँ वो हेलो के बाद वो मुझे नजर आ जाए। मैं हसैन पास करता हूँ, मुझे हेलो हसैन लिखा है। हेलो अगर मैं साजिद पास कर रहा हूँ, साजिद लिखा है हेलो। अगर मैं हारिस पास करता हूँ तो हेलो हारिस लिखा है। अगर मैं आयशा पास करता हूँ हेलो आयशा, हेलो माज, इस तरह से लिखा है। ठीक है, अली एम्प्टी ऑब्जेक्ट क्यों आ रहा है इसके आगे? ये हमारा प्रॉप्स के एम्प्टी ऑब्जेक्ट, ये आपके रेक खुद ब खुद इसके इंजेक्ट कर रहा है। ठीक है, एम्प्टी ऑब्जेक्ट इसलिए क्योंकि हमने कोई प्रॉप्स पास नहीं किया। अभी हम देखेंगे जब हम इसके प्रॉप्स पास कर देंगे तो ये आपको एम्प्टी ऑब्जेक्ट के अंदर आपको कीज नजर आने लग जाएंगी। ठीक है, मैं दिखाता हूँ, मैंने स्टार्टिंग में इसलिए आपको करके दिखाया था कि आपको पता हो कि स्टार्टिंग में आपके पास एम्प्टी ऑब्जेक्ट आता है प्रॉप्स के अंदर। ठीक है, और आपको प्रॉप्स नहीं पास करते, ये इंटरव्यू में पूछा भी जा सकता है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आकर मैं कुछ पास करता हूँ। मैं क्योंकि मैं अपने ग्रीटिंग के अंदर मैं यहाँ पे जो कॉल करूंगा नेम हो किसी भी अपने यूजर का। ठीक है, आयशा हो, माज हो, साजिद हो, कुछ भी हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं अपना जो प्रॉप्स का नाम रखूंगा मैं रखूंगा नेम। ठीक है, आप कुछ भी रख सकते हो, बट क्योंकि नेम ही मैं पास करूँ तो बेटर ये कि मैं उसी तरह उसका जो प्रॉप्स का नाम है, प्रॉपर्टी का नाम है, वो भी मैं नेम ही रखूँ। ठीक है, आप कुछ और भी रख सकते हो, बट बेटर है कि जो आप लिख जिस पर्पस जो काम आप कर रहे हो वही चीज यहाँ पे लिखूँ। ठीक है, ताकि रिलेट हो सके उससे। अब यहाँ पर आकर अगर तो आप स्ट्रिंग पास कर रहे हो, ठीक है, तो आप सिंपल इस तरह लिख दो और यहाँ पे लिख दो अली हैदर। ठीक है, मैं सेव करता हूं। अब मैं अगर रिफ्रेश करूं तो ये देखिए आपके पास ग्रीटिंग वाले प्रॉप्स के अंदर, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ प्रॉप्स आगे ग्रीटिंग। ग्रीटिंग वाले प्रॉप्स के अंदर आपके पास क्या हुआ है तो बताएगा मुझे। ग्रीटिंग वाले प्रॉप्स से मेरे पास क्या आया है, नेम आ रहा है। हमने जो वहां से प्रॉपर्टी पास की थी वो हमारे पास जो पहले एम्प्टी ऑब्जेक्ट आ रहा था उसके अंदर हमारे पास उससे एम्प्टी ऑब्जेक्ट के अंदर हमारी जो हमने प्रॉपर्टी या प्रॉस पास किया था उसको इसने क्या किया है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर ऐड करवा दिया है। सपोज कर ले वहां पर हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी ना यहाँ पर जावास्क्रिप्ट के अंदर, कॉन्स्ट ओबीजे, इस तरह से एम्प्टी ऑब्जेक्ट किया। अब ओबीजे डॉट नेम करूंगा अली, तो ये क्या करेगा, मेरे पास अगर मैं ओबीजे करूं तो उसके अंदर की इसने एक ऐड करवा दिया। तो सेम काम ये रेक ने ही किया हमारे पास, देख रहे, क्लियर है? Yes, sir. ओके, जी क्लियर है। अब मैं आया तो यहाँ पर अब हमें ये इतना तो हमने अचीव कर लिया कि हमें जो वहां से सिर्फ वैल्यू पास की थी प्रॉपर्टीज के थ्रू वो हमें यहाँ पे मिल गई है। अब हमारा काम क्या है कि हमें इसको जावास्क्रिप्ट के अंदर यहाँ पे शो करवाना, रेंडर करवाना है। अब अगेन ये जावास्क्रिप्ट का कोड में लिखने लगाऊं तो ऑब्वियसली बात है मुझे कर्ली ब्रेसेस लगाने पड़ेंगे। मेक श्योर जेएसएस के अंदर जहां जहां आप जावास्क्रिप्ट लिखोगे वहां वहां आपको कर्ली ब्रेसेस लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ मैं आके लिख दूंगा प्रॉप्स डॉट, अब प्रॉप्स में कहा किस की में मुझे वैल्यू मिलेगी, डॉट नेम के अंदर। ठीक है, तो मैं लिखूंगा प्रॉप्स डॉट नेम, देन सेव, और ये देखिए आपके पास यहाँ पर अली हैदर लिखा हुआ आ गया है। ठीक है, अब यहाँ पे एरर क्या दे रहा है, नेम इज मिसिंग इन प्रॉप्स वैलिडेशन। ठीक है, ये उसके एरर आ रहे हैं, हम इसको छोड़ दे, इग्नोर करते हैं फिलहाल के लिए, इससे कोई मसला नहीं हमारे पास। अच्छा, इतना हो गया, तो ये हमारे पास आ गया। बट सर इतना फालतू का काम करने का हमारा फायदा क्या हुआ, इसका फायदा ये हुआ, अभी मैं दिखाता हूँ। ऐप में आते, अब मैं इसको कॉल करता हूँ, अब यहाँ पे मैं साजिद लिख देता हूँ, साजिद, अगली बारी में मैं हारिस लिख देता हूँ, फिर आयशा लिख देता हूँ या माज लिख देते, कुछ भी लिखते हैं, सबके नाम यहाँ लिख देते, आयशा, माज, सैफ। ठीक है, ये ले, देख रहे, हेलो अली हैदर, हेलो साजिद, हेलो हारिस, हेलो आयशा, हेलो माज, हेलो सैफ। हाँ भाई ये चीज स्टैटिक है, बट ये जो हमारे पास चीजें, और आप ये भी देखिए यहाँ पर जितनी दफा उस कंपोनेंट को कॉल किया है आपका प्रॉपर्टी जो सेम है बट उसके वैल्यू डिफरेंट आ रही है।
जो वैल्यू हमें मिल रही रिसीव हो रही है उसको हम यहाँ पर डायनेमिकली यहाँ पर रेंडर करवा रहे हैं अपने जावा अपने इसके अंदर, अपनी JSX के अंदर। तो यही वो चीज है कि जिसको हम JSX बोलते हैं, मतलब कि HTML के साथ साथ हम लोग अपनी जावास्क्रिप्ट भी लिख रहे हैं एट अ टाइम। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, जावास्क्रिप्ट XML JSX, जो कि हम यहाँ पर रिटर्न के थ्रू रन करवा रहे होते हैं। और जो चीज भी हम यहाँ से रिटर्न करवाएंगे अपनी JSX, वही आपके पास यहाँ पे आपको UI में नजर आ रही होती है। एम आई क्लियर? Yes. आयशा, सैफ, साजिद जो बिगिनर है उनसे मैं थोड़ा क्लियर। ओके। तो ये तो हो गया हमारा प्रॉप्स, ठीक है। प्रॉप्स अब अच्छा एक और चीज कर लेते हैं भाई, इसमें हम लोग एक और कंपोनेंट, एक लाजमी नहीं कंपोनेंट के अंदर आपके पास एक ही प्रॉप्स हो, आपके पास मल्टीपल प्रॉप्स हो सकते हैं। मैं यहाँ पे आया हूँ, मैं इसको सबको सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर आकर मैं एक सपोज कर ले मैं ग्रीटिंग के लिए एक एज भी पास कर रहा हूँ इनकी, ठीक है। मैं एज पास कर देता हूँ और एज मेरे पास यहाँ पर अच्छा। अब देखिए, अब आपके पास अगर अगर तो आपके पास स्ट्रिंग है तो आप इस तरह से पास कर सकते हो, बट अभी क्योंकि एज नंबर में होती है तो नंबर के लिए आपको या फिर स्ट्रिंग के अलावा कोई भी डेटा टाइप का डेटा पास करना चाह रहे हो आप, ऑब्जेक्ट, बूलियन, एरे, फंक्शन, कुछ भी पास करना चाहो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको यहाँ पर आकर आपको यहाँ पर मैं कंट्रोल इसको आपको उसके लिए आपको यहाँ पर ये कर्ली ब्रेसेस लगाने पड़ेंगे, क्योंकि आप जावास्क्रिप्ट पास कर रहे हो। तो यहाँ पर सपोज कर लो मैं सबकी एज यहाँ 15 18 कर देता हूँ अभी के लिए, और मैं यहाँ पर आके इसको कर देता हूँ 20, किसी में रैंडम डाल लो, माइंड मत कीजिएगा, और 12, 23, 20 कर देते हैं, ठीक है। सेव करते हैं तो रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए आपके पास वो सेकंड आपकी की भी उसी प्रॉप्स के अंदर आने लगी है, ऐसे ही है, ठीक है। तो यहाँ पर आते हैं, अब मैं चाह रहा हूँ इसकी आगे इसकी एज भी ऐड हो जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर किसी भी क्लिक कर लें आप लोग और उसके कोड पे आ जाएंगे, और देन मैं यहाँ पर लिख दूंगा हेलो एलिएजर, योर एज इज ईयर्स ओल्ड, ठीक है। अब ईयर्स ओल्ड से पीछे जो बाकी हमारे चीज आएगी वो हम डायनेमिकली रखेंगे, प्रॉप्स डॉट एज सेव। ये देखिए जो मैंने यहाँ से वैल्यू पास की थी वही आपके पास यहाँ पे आने लग गई है, 18 आ गई, 20, 24, 12, 23, 20, ठीक है। तो प्रॉप्स आपको समझ में आ गए होंगे, प्रॉप्स हम क्यों यूज कर रहे होते हैं। प्रॉप्स हम इसलिए यूज कर रहे होते हैं कि हम डायनेमिकली अपनी ऑब्जेक्ट के अंदर अपनी चीज कंपोनेंट के अंदर अपने कुछ डेटा पास कर सके, और रियल टाइम में हम लोग इस तरह से ही पास कर रहे होते हैं। अगर आप अगर कोई स्टैटिक कंपोनेंट है, ठीक है, या डम कंपोनेंट है, तो फिर हम लोग यहाँ पर कोई प्रॉप्स नहीं पास करेंगे, जिस तरह हमने हेडर और फुटर के अंदर किया हुआ है, ठीक है। हमने कोई प्रॉप्स पास नहीं किया, उसको हम यहाँ पे हैंडल भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। बट रियल टाइम में आपके पास कुछ इस तरह से कंपोनेंट आ रहे होते हैं कि आपके पास प्रॉप्स थ्रू डेटा आ रहा होता है, आप उसको यहाँ पर रेंडर करवा रहे होते हो। अब यहाँ पे आप लोग एक चीज और करे हो, आपको यहाँ पर कोई इनर एचटीएमएल नहीं सेट करवानी पड़ी, कोई अपेंड चाइल्ड नहीं करना पड़ा, कोई एलिमेंट को एक्सेस नहीं करना पड़ा, कोई गेट एलिमेंट बाय आईडी नहीं करने पड़े, कुछ भी नहीं करना पड़ा आपको। फिर ये चीज ऐसा ही है ना। Yes, sir. तो यही पावर है आपकी रिएक्ट की, ठीक है। मैं अब आता हूं यहाँ पर कुछ और चीजें देखते हैं। यहाँ पर आपको प्रॉप्स का थोड़ा बहुत आइडिया हो चुका होगा। अब इसके अंदर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रॉप्स पास करता हूं, मैं एक ऑब्जेक्ट पास करता हूं, ठीक है। हम उसके ऑब्जेक्ट के अंदर हम लोग यहाँ पर लोकेशन पास करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पर लोकेशन पास कर देता हूँ, लोकेशन। अब लोकेशन एक ऑब्जेक्ट होगा तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे, और यहाँ पे सपोज कर ले उसकी सिटी आ गई, मैं लिख देता हूँ कराची, ठीक है। एरे भी यहाँ पास कर सकते हो, कोई मसला नहीं है आपका। मैं यहाँ पर सिटी कराची और कंट्री कर देता हूँ पाकिस्तान, कंट्री हम कर देते हैं पाकिस्तान, और इसके अलावा हम कर देते हैं यहाँ पर स्ट्रीट कर देते हैं, स्ट्रीट में कर देता हूँ 1 2 3 ABC, कुछ भी स्ट्रीट का नाम मुझे नहीं पता, रैंडम से डाल दिए। और यहाँ पर मैं स्ट्रीट के बाद जिप कोड डाल देता हूँ, ZIP जिप कोड, ठीक है। क्योंकि हम जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट यूज करें तो वहां पर हम कैमल केस यूज करते हैं केस के लिए, तो मैंने इसलिए यहाँ पे जिप कोड कैमल केस यूज किया है, जिप कोड का C कैपिटल है, ठीक है। और यहाँ पे सपोज कर लो मेरे पर नंबर होते हैं जिप कोड, तो मैं 1 2 3 4 5 कर देता हूँ, ठीक है, क्लियर है। सेव करता हूँ, तो यहाँ पर अगर मैं रिफ्रेश करूँ, चलिए कि हम कैमल केस यूज करना भूल जाएं तो क्या ये खुद ही आइडेंटिफाई कर देगा हमें? अगर आप कैमल केस भूल जाएं, आप किस तरह लिखेंगे, इस तरह लिखेंगे जिप कोड, ठीक है। इससे ये होगा
कि अगर आप देखिए मैंने यहाँ पे एक्सटेंशन इंस्टॉल की हुई तो वो उसको एक पूरे एक वर्ड समझता है, ठीक है। अगर आप इस तरह कर दोगे तो उसको पता चल जाएगा एक अलग अलग वर्ड है, जिप अलग है, कोड अलग है, ठीक है। और आपको पढ़ने में भी आसानी होगी, आपको पढ़ने में भी आसानी होगी कि यार ये जिप कोड है। अब देखो आपको ये अलग वर्ड पता चल रहा है और ये अलग पता चल रहा है। हाँ, अगर आप यहाँ पे जिप कोड इस तरह से भी लिख देते हो तब भी कोई मसला नहीं है। आप यहाँ पे आके इसको आप यूज इस तरह से करोगे कि आप props डॉट लोकेशन डॉट जिप कोड लिखोगे आप स्मॉल में, ठीक है। जिस तरह आप भेज रहे हो आपको उस तरह ही लिखना पड़ेगा, बट बेटर ये कि आप जिप कोड अपना जो भी है कैमल केस यूज करो कीज के साथ, ठीक है। अब अगर मैं सेव करता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ, और रिफ्रेश करने के बाद आप देखें कि ये जो मुझे लोकेशन वाला प्रॉप सिर्फ किसमें मिल रहा है, पहले कंपोनेंट के अंदर मिल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है तो बताएगा मुझे। सिर्फ पहली बार में मुझे क्यों यहाँ पे मिला, बाकी में क्यों नहीं मिला ये लोकेशन वाला ऑब्जेक्ट। कंपोनेंट तो सेम है, ये देखिए इसमें लोकेशन मुझे मिल रही है। सर क्योंकि बाकी में नहीं डाला हमने बाकी में लोकेशन प्रॉप्स को पास ही नहीं किया तो हमें क्यों मिलेगा यहाँ पर। ऐसे ही है ना, ये हमने पास किया तभी तो हमें मिल रहा है यहाँ पर। बाकी में आप देखिए किसी में आपने पास किया लोकेशन, नहीं किया, किसी में भी नहीं किया। अब मैं काम कर लेता हूँ, यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे लाके मैं पेस्ट कर देता हूँ सेफ के अंदर भी, और आयशा में कर देते हैं और एक दो में और कर देते हैं, ठीक है। और सेम ही रख रहा हूँ मैं फिलहाल के लिए, मैं अलग अलग नहीं कर रहा, टाइम वेस्ट होगा इस तरह से। यहाँ पे काम कर लेते हैं डिफ्रेंशिएट करने के लिए डेटा को। मैं यहाँ पर आकर कराची 1 कर देते हैं और यहाँ पाकिस्तान 1 कर देते हैं, ठीक है। और 1 नहीं बल्कि 1 तो अभी हमें 2 भी करना पड़ेगा, तो उसको मैं 2 कर देता हूँ और इसको मैं 3 कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ से 4 कर देता हूँ, ताकि आपको पता चले आपका प्रॉप्स आ रहे हैं वो डिफरेंट डिफरेंट आ रहे हैं, ठीक है। रिफ्रेश करते हैं तो आप चेक करें जिसमें आपने पास किया उसी में आपको मिल रहा है, बाकी किसी में इसमें नहीं मिल रहा। इन दोनों हमने नहीं किया तो नहीं मिल रहा हमें, क्लियर है, ठीक है। अब हम आते हैं अपने ग्रेटिंग के ऊपर, और यहाँ से मैंने प्रॉप्स पास किया, मैं यहाँ पे आके हैंडल कर लेता हूँ यहाँ पर। अच्छा ये किस तरह से यहाँ पे आ रहा है, इसके लिए मैंने एक अलग से एक्सटेंशन की हुई है कि मुझे यहाँ पर इसके अंदर ही लॉग मिल रहे हैं, सारे के सारे सब चीजें मिल रही है, ठीक है। आप लोगों को शायद ना मिले ये, तो इसके लिए मैंने नेट निंजा की एक एक्सटेंशन की हुई है। अगर आप करना चाहें तो कर लें यहाँ पर, आई थिंक नेट निंजा ही है। क्या ये रहा, सॉरी कंसोल निंजा ये रहा, ठीक है। कंसोल निंजा ये है और कोड स्पेल चेकर के लिए आपके पास ये एक्सटेंशन है, ठीक है। ओके, कंट्रोल बी कर देता हूँ क्लोज करने के लिए। और यहाँ पर आकर मैं, अच्छा अभी हमने बहुत सारी चीजें पी के अंदर ही कर ली है, अब लाजमी नहीं कि हम पी के अंदर ही करें। मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आके मैं लिख देता हूँ लोकेशन के लिए भी मैं एक H1 यूज करना चाह रहा हूँ, ठीक है। या इसके काम करते हैं, इसको मैं H1 में ले जाता हूँ, ठीक है। और उसके बाद ये लोकेशन उसको मैं पी में रखता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ लिख देता हूँ यू आर लिविंग इन, जो भी हमारी लोकेशन होगी, ठीक है, वो हम यहाँ पास करेंगे। बट यहाँ पे अभी आप लोग गौर करें, मेरे पास एक एरर आने लग गया है, और एक बहुत ही गंभीर एरर है। ये कोई ESLint का एरर नहीं है, ये एक रैक का प्रॉपर एरर है। अब वो एरर क्या है तो मुझे बताएगा हारिस मास, आप लोग ये चीज पढ़ चुके होंगे। ये एरर मेरे पास क्यों आ रहे हैं यहाँ पर, क्या रीजन है एरर के आने की। इसके अंदर एक डिव बनाकर ही आप एक चीज में काम कर सकते हो। अलग अलग से टैग बनाने के लिए ना आपको एक डिव बनाकर उसके अंदर ठीक है, रखना पड़ेगा। अब इसकी लॉजिक क्या है कि आप लोगों को याद होगा कि जब हमने अपना फंक्शन पढ़े थे तो फंक्शन के अंदर कभी भी आप लोग जाकर, अगर यहाँ फंक्शन बनाते हो इसी फाइल के अंदर, और मैं यहाँ लिख देता हूँ ऐड का फंक्शन, सपोज कर लें कुछ आर्गुमेंट ले रहा है, और यहाँ पर जाकर कभी भी आप लोगों ने देखा नहीं होगा कि आप इस तरह से रिटर्न करवा रहे हो, आप ए रिटर्न करवा रहे हो और देन उसके बाद आप बी भी रिटर्न करवा रहे हो, कभी भी आपने इस तरह नहीं देखा होगा, आपको एरर यहीं पे मिल गया है, ठीक है। हम यहाँ से, हाँ अगर आपको मल्टीपल वैल्यूज को रिटर्न करवाना हो, अभी देखो मैं ए और बी दो वैल्यूज थी, मैं दोनों को रिटर्न करवाना चाह रहा था, ठीक है, तो मैं नहीं करवा पा रहा हूँ, क्यों, क्योंकि एट अ टाइम मैं एक ही चीज रिटर्न करवा सकता हूँ अपने फंक्शन से, ठीक है। तो यहाँ पर आकर मैं हाँ इसको एक ऑब्जेक्ट के अंदर रैप कर देता हूँ, तो फिर मेरा काम हो जाएगा इस तरह से। अब क्योंकि ओवरऑल मुझे क्या एक ऑब्जेक्ट ही रिटर्न करवा रहा है, ठीक है, या मैं कोई कैरेक्टर रिटर्न करवाता हूँ या फंक्शन रिटर्न करवाता हूँ या बोलियन या नंबर या स्ट्रिंग, बट मैं एट द एंड एक ही चीज रिटर्न करवा पाऊंगा, मैं मल्टीपल वैल्यूज को रिटर्न नहीं करवा सकता हूँ, ठीक है।
जब वहां पर ये चीज यहाँ पॉसिबल नहीं है तो हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम यहाँ पर मल्टीपल एलिमेंट्स को रिटर्न करवा सकते हैं? यहाँ से नहीं करवा सकते, ठीक है। हमें हमेशा एक ही एलिमेंट को रिटर्न करवाना होगा। हाँ, अब आप बोलते हो सर हमारे पास तो ये इशू भी है कि हमने एक एलिमेंट को रिटर्न करवाना और हमारे पास रिक्वायरमेंट भी आ गई कि हमें यहाँ पे पीबी लिखना है। अब हम क्या करें? तो पहला तरीका क्या है कि हम यहाँ पर हम लोग यहाँ पर आकर इसको यहाँ पर डिव यूज कर लें, ठीक है। हम यहाँ पर आके डिव यूज कर लें, तो इसको उठाकर मैं कंट्रोल एक्स करता हूँ और इधर आके पेस्ट कर देता हूँ, तो हमारी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई। क्यों? क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी कि एट द एंड की कोई एक ही एलिमेंट रिटर्न करवाएगा, ठीक है। मतलब कि पेरेंट को एक ही एलिमेंट रिटर्न करवाएगा, उसके चाइल्ड जितने मर्जी हो, ठीक है। तो हमारा इशू रिजॉल्व हो गया भाई, बिल्कुल कोई मसला नहीं। ये ले हमारे पास इशू रिजॉल्व हो गया, ये ले यू आर लिविंग, बस सब कुछ लिखा हुआ आ रहा है और बिल्कुल सब कुछ सही भी चल रहा है, ठीक है। बट हमारा इशू तो रिजॉल्व हो गया, बट इससे एक नुकसान क्या हुआ हमारे पास? नुकसान तो नहीं बोलेंगे, बट अगर मैं यहाँ पर आऊँ और ये देखिए, ये आपके पास ये H1 है, यू आर लिविंग इन, ये H1 है, यू आर लिविंग इन। आप लोगों के पास आपका इशू क्या था कि आपको एक रूट एलिमेंट पास करना था, ठीक है। आपने उस इशू को रिजॉल्व करने के लिए कि हम यहाँ पर दो एलिमेंट को रिटर्न नहीं करवा सकते, तो हमने यहाँ पर डिव लगा दिया। बट यहाँ पे हुआ क्या कि हमारे पास एक एक्स्ट्रा डिव यहाँ पे आने लग गया, ऐसा ही है। ये देखिए डोम के अंदर हमारे पास एक एक्स्ट्रा नोड बन चुकी है, ये देखिए डिव डिव, इसमें भी देखें डिव डिव, इसमें भी देखें डिव डिव। तो अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ पे अपनी एक्स्ट्रा नोड भी यहाँ पे मेरी क्रिएट ना हो और मेरे पास यहाँ मेरा इशू भी रिजॉल्व हो जाए, तो उसके लिए हम यहाँ पर एक चीज यूज करते हैं, रेक्ट की हमें दी हुई है, वो होती है हमारे पास। मैं यहाँ पे कर लेता हूँ IMP इंपोर्ट और यहाँ में कर लेता हूँ रेक्ट, सॉरी रेक्ट हमें स्मॉल से लिखना पड़ेगा, रेक्ट, और यहाँ में कर लेता हूँ रिएक्ट, ठीक है। और यहाँ पर आकर मैं सिंपल सा कुछ इस तरह से कर देता हूँ, इसको मैं अगर डुप्लीकेट करूँ और यहाँ पे आकर इसको मैं कमेंट कर देता हूँ आप लोगों के रेफरेंस के लिए, और इधर आके मैं लिखूंगा सिंपल सा रिएक्ट, सॉरी REACT रिएक्ट डॉट, आपको यहाँ बहुत सारी चीजें मिल रही होंगी तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रेगमेंट, सॉरी डॉट, और यहाँ बहुत सारी चीजें मिल रही होंगी तो आपको यहाँ पे दिख रहा है फ्रेगमेंट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको कर दूंगा और अब अगर मैं सेव करता हूँ तो मैं इधर रिफ्रेश करता हूँ, आप देखिए आपका इशू भी रिजॉल्व हो गया, ठीक है। और अब अगर आप लोग आके चेक करें यहाँ पर इसके अंदर, तो ये देखो आपको H1 यू आर लिविंग, H1 यू आर लिविंग, H1 यू आर लिविंग, इसने कोई हमारे पास एक्स्ट्रा नोड हमारे पास क्रिएट नहीं करवाई हमारे डोम के अंदर और हमारा इशू भी रिजॉल्व हो गया। तो ये एक हम लोग फ्रेगमेंट को यूज कर रहे होते हैं इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए, ठीक है। अच्छा, फ्रेगमेंट को यूज करने के बहुत सारे तरीके, एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका क्या है यहाँ पर वो भी देख ले। अब कई मोस्ट ऑफ द प्लेस पे इस तरह से देखेंगे, इस तरह से यूज किया होगा फ्रेगमेंट को नहीं, आगे और भी हम चीजें पढ़ेंगे उसमें हमारे पास दो इस तरह से मल्टीपल वेज से लोग यूज कर रहे होते हैं। एक तरीका आप लोग ये पढ़ेंगे कि सिर्फ फ्रेगमेंट यूज किया हुआ है, अगर आप इस तरह से यूज करना चाह रहे हैं फ्रेगमेंट को, आप इस तरह से भी कर सकते हैं, बट फिर आपको यहाँ पर अलग से इस तरह से इंपोर्ट करवाना पड़ेगा, आपका नेम एक्सपोर्ट इंपोर्ट होगा यहाँ पर, ठीक है। अब आप देखिए आपका ABRL चला गया, अब भी आपके पास अगर आप देखिए आउटपुट आके आपके पास सेम वही आउटपुट आ रहा होगा डिव, ये देखिए H1P 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 H1P, ठीक है। अब एक और तरीका भी है जो कि सबसे बेस्ट और सबसे इजीएस्ट वे है जिसमें आपको इंपोर्ट भी नहीं करवाना पड़ता, और वो तरीका है आपके पास, उसको मैं डुप्लीकेट करता हूँ और यहाँ से मैं रैक को भी इंपोर्ट करवा लेता हूँ, क्योंकि रैक भी हमने एक जगह यूज किया हुआ है, उसको मैं कमेंट कर दूंगा। इसको ऊपर ले आते हैं और इसको मैं यहाँ से कमेंट कर देता हूँ, इसको भी कमेंट कर देते हैं क्योंकि भी मैं यूज नहीं करूंगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ और आप लोग सिंपल इस तरह से भी लिख सकते हैं, आपको एलिमेंट का नाम ना दे यहाँ पर इस तरह से और यहाँ पर इस तरह से क्लोजिंग, सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तब भी सेम इफेक्ट आपको मिलेगा। ये देखिए H1P 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 H1P, और आपका इशू भी रिजॉल्व हो गया और आपके पास एरर भी यहाँ पे अलग से नोड भी क्रिएट नहीं हुई। तो ये फ्रेगमेंट्स को यूज करने के आपके पास तीन तरीके हैं, आप लोग किसी भी तरह से इसको यूज कर सकते हैं। मेरे ख्याल से आप लोगों को यही बेस्ट लगेगा क्योंकि शॉर्ट है, इसलिए कोई बोर्ड भी नहीं करवाना पड़ता आपको, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? आपको प्रॉप्स क्लियर हो गया, किस तरह से हम लोग इनलाइन स्टाइलिंग करते हैं वो क्लियर हो गया, किस तरह से हम लोग फ्रेगमेंट को यूज कर सकते हैं मल्टीपल तरीकों से ये क्लियर हो गया, किस तरह से हम लोग कंपोनेंट बनाते हैं और किस तरह से हम प्रॉप्स को कंपोनेंट के अंदर कॉल करते हैं, ये सब चीजें क्लियर हो गई है। माज, आयशा, साजिद, जी रियली क्लियर। ओके। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर जरा सा कि ठीक है, अब हम आते जाते लोकेशन जो हमने पास की थी उसको भी हम यहाँ पे रेंडर करवाते हैं, ठीक है। हमने पास कर दी, उसको यूज तो किया नहीं यहाँ पर,
तो मैं यहां पर आकर इधर आके मैं लिख देता हूं लोकेशन, अच्छा प्रॉप्स डॉट लोकेशन डॉट, अच्छा आप चाहो तो सब चीजें यहाँ पे भी यूज कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे प्रॉप्स डॉट लोकेशन लिख दूं तो क्या होगा, क्या हुआ, मेरा कोड क्यों यहाँ से गायब हो गया? कोड गायब हुआ है तो ऑब्वियसली बात है कोई एरर आया होगा, और एरर आया है तो आपको कंपलसरी कि आपको अपने जाकर कंसोल को चेक करना है, और कंसोल में देखिए आपके पास एरर आने लग गए। यहाँ क्या बोल रहे हैं, ऑब्जेक्ट्स आर नॉट वैलिड एज सच direct child found object with key city country street zip code if you mean to render a collection of children use an array instead। ठीक है, तो ये एरर आपको अक्सर आएगा क्योंकि जो बिगिनर होते हैं उनको नहीं पता होता। वो यहाँ पर प्रॉप्स हमें क्या मिल रहा है, हमें एक लोकेशन मिल रही है, और लोकेशन क्या हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो ये देखिए लोकेशन एक ऑब्जेक्ट है, सिटी कंट्री स्टेट। आप यहाँ पर डोम के अंदर या तो स्ट्रिंग या फिर आपके पास नंबर वगैरह, या फिर आपके पास जो बूलियन है, देखिए स्ट्रिंग को तो स्ट्रिंग ही रखेगा, और आपको पता है जावास्क्रिप्ट क्या कर रहा होता है कि नंबर को और जो आपके जो बूलियन होते हैं उनको खुद ब खुद ही टाइप कास्टिंग करके, ठीक है, वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। तो इसकी वजह से जब हमने यहाँ पे एज लिखा, एज ऑल्दो कि हमारे पास नंबर था, ठीक है, बट यहाँ पर उसने इसको पहले टाइप कास्टिंग की, उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया और फिर यहाँ पर डोम के अंदर शो करवाया, ठीक है। देन सेम इस तरह हमारे पास अगर बूलियन भी होता तब भी यही काम होता। मगर यहाँ पर आया था ऐप के अंदर, और यहाँ पर अगर मैं एक बूलियन वैल्यू पास करता हूँ यहाँ पर हायर्स के साथ, मैं बोलते हैं इज एडल्ट की पास करता हूँ, एक प्रॉप पास कर रहा हूँ इज एडल्ट, ठीक है, और यहाँ पर मैं ट्रू, ठीक है, फॉर्मेट करता हूँ। अब या तो आप इज एडल्ट इस तरह से लिख लो ट्रू, या फिर आप कई जगहों पर इस तरह से भी देखोगे इज एडल्ट या कोई भी इस तरह का आप प्रॉप देखोगे जहां पे इस तरह से लिखा हो, तो इसका मतलब सेम यही है कि वो उस प्रॉप जो है उसकी वैल्यू का ट्रू लिखी हुई है, दोनों चीजें एक ही है, ठीक है। तो मर्जी आप कोई भी यूज कर लो। हाँ, बट अगर आपको कहीं पे फॉल्स लिखा हुआ है तो फिर आपके लिए मैंडेटरी है कि आपको यूज करना पड़ेगा इज एडल्ट और यहाँ पे फॉल्स, ठीक है। ये भी इज एडल्ट यहाँ पे इसको मैं उठा के यहाँ से कट करता हूँ, यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ और मुझे जाना है ग्रीटिंग के अंदर, और ग्रीटिंग के अंदर मुझे यहाँ पर यू आर ओल्ड एंड यू आर एडल्ट, ठीक है। अब मैं एडल्ट इस तरह तो पास नहीं करूंगा, यू आर, मैं एडल्ट या नॉट एडल्ट लिखना चाह रहा हूँ, ठीक है, या मैं लिख देता हूँ इस, अच्छा अभी आते जरा इसके ऊपर भी एडल्ट, उसके ऊपर पहले हम यहाँ पर नीचे आते हैं, मैं इसके लिए आगे और भी चीजें मुझे बतानी, उसके बाद हम वापस आते हैं यहाँ पर, ठीक है। मैं लोकेशन के ऊपर आ गया, इसको भी यहाँ पे रहने दें, मैं इसको जरा सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, और अब मेरे पास इशू क्या आ रहा है कि यहाँ पर इसने स्ट्रिंग नंबर को खुद ही कन्वर्ट कर दिया। इवन कि मैं यहाँ पर आके एडल्ट को भी यहाँ पे कर ही दूं ना, अभी फिलहाल के लिए सिर्फ इज एडल्ट लिख दूं तो आपको ट्रू फॉल्स मिल जाएगा, इज प्रॉप्स डॉट इज एडल्ट, ठीक है, इस तरह से लिख दूंगा, सेव करता हूँ, तो ये भी हो गया। अगर मैं इसको कमेंट कर दूं आप देखेंगे यहाँ पर आपके पास आ रहा होगा, मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये देखें यू आर इज एडल्ट ट्रू फॉल्स लिखा हुआ है, तो ट्रू फॉल्स को यहाँ पे शो ही नहीं करवा रहा है, यहाँ पर बूलियन वैल्यू यहाँ पे शो ही नहीं करवा रहा है, मजे की चीज तो ये है, ठीक है। अच्छा, इसको छोड़े हमें कोई एरर नहीं अभी तक आया, ठीक है, हमने बूलियन देख लिया, हमने नंबर देख लिया, हमने स्ट्रिंग देख लिया, क्योंकि सबको खुद ब खुद ही कन्वर्ट करवा रहा है, कन्वर्ट करवाने के बाद यहाँ पर हमारे पास एक चीज कर रहा है, ठीक है, मतलब टाइप कास्टिंग करने के बाद फिर हमारे पास ये चीज शो हो रही है, ठीक है, कौन सी चीज शो हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर अब जब मैंने ये वाला कोड अनकमेंट कर रहा हूँ तभी मेरे पास क्यों एरर आ रहा है, मेरे पास एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को ये खुद से टाइप कास्टिंग नहीं करेगा, ये एरे को खुद से टाइप कास्टिंग नहीं करेगा, आपको उसको या तो कन्वर्ट करना पड़ेगा स्ट्रिंग के अंदर, अगर आप डायरेक्टली इस तरह ही दिखाना चाह रहे हैं। तो पहला तरीका तो क्या है, मैं अगर पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट यहाँ दिखाना चाह रहा हूँ, शो करवाना चाह रहा हूँ, तो मैं लिख दूंगा जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई। हमें पता है कि हम ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आपके पास आ गया पूरा का पूरा, पूरा ऑब्जेक्ट इसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया और स्ट्रिंग को पूरे को यहाँ पे शो करवा दिया, ठीक है, ऐसा ही है। और यहाँ पर नहीं है, यहाँ पे क्यों नहीं दिखाया, क्योंकि यहाँ मैंने प्रॉप्स पास ही नहीं किए थे इसके अंदर, जिन जिन के अंदर प्रॉप्स पास किए थे उनके अंदर हमारे पास ये डेटा आ चुके हैं, ठीक है। तो एक तो ये चीज हो गई, ये चीज क्लियर है कि आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली रेंडर नहीं करवा सकते, आपको स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब ऑब्वियसली बात है, आप कहीं भी इस तरह से करवाओगे नहीं, बहुत कम सिनेरियो आते हैं कि आप इस तरह से करवाते हो, ठीक है, आपको प्रॉपर एचटीएमएल के टेक्स्ट के अंदर यूज करना पड़ता है इन ऑब्जेक्ट्स को, तो हम उसको भी देख लेते हैं। अब मैं आता हूँ यहाँ पर और
अच्छा, अब जरा आते हैं यहाँ पे, यहाँ तक रखे, अब मेरा आते हैं वापस कंडीशन के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, मैं चाह रहा हूँ कि जो मुझे प्रॉस मिल रहा है इज एडल्ट का, ठीक है, वो पूछे पीछे से मुझे क्या मिल रहा है, या तो इज एडल्ट ट्रू मिल रहा होगा या फॉल्स मिल रहा होगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर आता हूँ अपने कंसोल के अंदर, रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे इज एडल्ट आपको यहाँ ट्रू मिल रहा है, ठीक है, और कहाँ में रखा है, यहाँ पे ट्रू मिल रहा है और यहाँ फॉल्स मिल रहा है, ठीक है। और मैंने कितनी जगहों पे रखवाया ये भी चेक कर लेते हैं, 1 2 3, तो यहाँ पर देखिए फॉल्स, इसमें ट्रू मैंने खुद से रखवाया था, और इसमें देखिए मैंने इज एडल्ट रखा हुआ है, सिर्फ मैंने ट्रू फ्रॉम फॉल्स है, कुछ भी नहीं रखा हुआ, तो ये खुद ब खुद यहाँ पे ट्रू रखा है इसने, ठीक है। क्लियर हो गया जी ये। अब सर मैं यहाँ पे इज एडल्ट इस तरह नहीं चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि अगर ट्रू हो, मतलब कि वो 18 प्लस है, तो मैं वहां पे शो करवा दूं यू आर 18 प्लस, अदरवाइज मैं क्या शो करवाऊं, यू आर नॉट एडल्ट, ठीक है। मैं कंडीशनली कुछ शो करवाना चाह रहा हूँ, डिपेंड्स ऑन प्रॉप्स, ठीक है। कंडीशनली कोई काम करवाना चाह रहा हूँ, इफ एल्स वाला कोई काम करवाना चाह रहा हूँ, तो वो जेएसएस के अंदर किस तरह करेंगे उसको जब सीख लेते हैं जरा सा। मैं आता हूँ अपने ग्रेडिंग कंपोनेंट के अंदर, इस पर क्लिक कर लेते हैं, अपना कंट्रोल प्रेस कर रखें और माउस को लेफ्ट क्लिक करें, तो आप इसके ऊपर आ जाएंगे, इसकी डेफिनेशन के ऊपर, ठीक है। अब यहां पर आकर मैं लिख देता हूं एंड यू आर, इसकी प्रॉप्स इज एडल्ट। अब क्योंकि मैं कंडीशन लिख रहा हूं, क्योंकि मैं इसको डुप्लीकेट कर लेता हूं, इसको कमेंट कर देता हूं, क्योंकि मैं कंडीशन लिख रहा हूं, कंडीशन की बिहाफ पर अंदर मैं सारा टेक्स्ट लिखूंगा, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अगेन मैं कंडीशन लिख रहा हूं, मैं टर्नरी ऑपरेटर यूज कर रहा हूं, तो ये किसका, ये जावास्क्रिप्ट का काम है ना, कोड है, तो जावास्क्रिप्ट कोड है, तो अगेन मैं कर्ली ब्रेसेस लगाऊंगा और यहां मैं लिख दूंगा प्रॉप्स डॉट, अब मैं कंडीशन किस भी बिहाफ पे लगाऊंगा, इज एडल्ट की, ठीक है, इज एडल्ट। अब अगर मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ इज एडल्ट, अगर तो ट्रू हो, ठीक है, तो क्या यहाँ पे दिखाओ एंड यू आर एडल्ट, ठीक है, एडल्ट लिखा हुआ आ जाए। और अगर मैं यहाँ पर ये फॉल्स हो जाती है, तो मुझे क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, एंड यू आर अ चाइल्ड, ठीक है, यू आर अ चाइल्ड, ठीक है, या यू आर नॉट एडल्ट, जो भी आप करना चाह रहे हो, मैं कंडीशनली दिखाना चाह रहा हूँ किस तरह कर सकते हो। मैं सेव करता हूँ और यहाँ पर आप चेक करें अब क्या हुआ है, ये देखिए जहां जहां मैंने प्रॉप्स पास किए हुए थे, यहाँ देखिए फर्स्ट वाले में मैंने प्रॉप्स पास किए, ये वाला, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ गया, यू आर एंड यू आर अ चाइल्ड, क्यों, क्योंकि प्रॉप्स डॉट इज एडल्ट, यहाँ पे क्या है, कंडीशन ट्रू नहीं हो रही, यहाँ पे कंडीशन क्या हो रही है, फॉल्स हो रही है, ट्रू इज इक्वल टू फॉल्स तो नहीं होगा ना, तो कंडीशन फॉल्स हुई है, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के ये वाला बाद वाला चीज नहीं है आपके पास चलेगी, आपको ये वाली चीज चलेगी, तो आपको यहाँ पर यू आर के बाद अ चाइल्ड लिखा हुआ आगे, यहाँ पर ये रहा। क्लियर है, अच्छा जी। बट सर या नीचे सेकंड वाले में, साजिद भाई वाले में, यहाँ पर तो मैंने ट्रू और फॉल्स रिजल्ट की पास ही नहीं की, तो यहाँ पे यू आर चाइल्ड क्यों आ रहा है, तो मुझे बताएगा यहाँ पर यू आर चाइल्ड क्यों लिखा हुआ आ रहा है, मतलब एंड यू आर तो लिखा हुआ आना चाहिए, बट आर चाइल्ड क्यों लिखा हुआ आ रहा है। हारिस, मार, साजिद, आयशा, हरी अप, ये मेरा कोड है, ये रहा। और मुझे जो ऑब्जेक्ट मिल रहा है, ऑब्जेक्ट के अंदर मुझे यहाँ पर ना ट्रू इधर की नहीं मिल रही यहाँ पे मुझे, इस ऑब्जेक्ट में, साजिद वाले केस में। तो बेटा अगर आपको की नहीं मिल रही है, तो इसके ऑब्वियसली मतलब ये हुआ कि आपके पास प्रॉप्स डॉट इधर की नहीं मिल रही, तो ये क्या होगा, ये अनडिफाइन होगा, तो अनडिफाइन के इक्वल टू ट्रू होगा नहीं होगा, कंडीशन फॉल्स होगी, तो ऑब्वियसली बात है आपको ये वाली चीज रेंडर होगी। क्लियर है। अब नीचे आते हैं, यहाँ पर हारिस इज एडल्ट है, तो यहाँ पे लिखा हुआ आगे यू आर एडल्ट, ठीक है। फिर नीचे वाले में फिर की नहीं थी आपके पास, तो फिर यहाँ पे कंडीशन फॉल्स है, फिर यू आर चाइल्ड लिखा हुआ आ गया। और उसके बाद नीचे जो था आपके पास मास्क में की नहीं थी, तो इसको भी यहाँ पे आपका चाइल्ड लिखा हुआ आ गया। और इसके अंदर भी की नहीं थी, आयशा के अंदर भी की नहीं थी, तो यहाँ भी चाइल्ड आ गया। आखिरी वाले में मैंने की रखी हुई इज एडल्ट की, तो यहाँ पे आपके पास ट्रू लिखा हुआ आ गया, सॉरी इज एडल्ट की ट्रू है, तो आपके पास लिखा हुआ आ गया एंड यू आर एडल्ट, ठीक है। आनी एंड यू आर चाइल्ड और यू आर एन एडल्ट, ठीक है। क्लियर है ये चीज कि हम लोग कंडीशनली आपका किस तरह से कोड कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, और कंडीशन को पढ़ते हैं थोड़ा सा। अब आता हूं मैं यहाँ पर, देखिए आप लोग गौर करें कि कंडीशन वाला ये आपका जो, मैं रिफ्रेश करता हूँ, आपको जो लोकेशन का ऑब्जेक्ट है, अब ये इस तरह तो बेहतर नहीं लग रहा ना कि अगर किसी की लोकेशन नहीं है और यहाँ पे ये इस तरह से लिखा हुआ आ जाए आधा अधूरा कि यू आर लिविंग इन, अब इसकी लोकेशन नहीं, लोकेशन दिखाई नहीं, ये तो गलत चीज है। हाँ अगर लोकेशन हो तो आपके पास प्रॉपर तरह लिखा हुआ आ रहा है, समझ में आ रहा है,
बट अगर लोकेशन ना हो तो यहाँ पे दिखाए ना हमें, इस तरह से आधी अधूरी चीज क्यों दिखा रहा है हमें, ठीक है। तो जरा इस चीज को समझ लेते हैं ये किस तरह करेंगे हैंडल। इसके लिए अगेन मैं कंडीशन लगाऊंगा। अब कंडीशन लगानी है तो मुझे कर्ली ब्रेसेस लगाना पड़ेगा। मैं लगाना चाह रहा हूँ कि भाई आपके पास प्रॉप्स डॉट लोकेशन अगर तो एग्जिस्ट कर रही है की ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है, तो आप क्या करो, क्वेश्चन मार्क के बाद ये वाला एलिमेंट को यहाँ से कॉपी करो, कट करो यहाँ से और यहाँ जाके पेस्ट कर दो। अदरवाइज आप क्या कर दो, यहाँ पे नल शो करवा दो, मतलब कुछ आप करवा दिखाया नहीं चाह रही यूआई के अंदर, ठीक है। फॉर्मेट करता हूँ, सेव करता हूँ। अब आप लोग और करें कि अली हैदर के अंदर मेरे पास ऑब्जेक्ट जा रहा था लोकेशन का, तो आपको यहाँ पर यू आर लिविंग लिखा हुआ आ गया है। साजिद के अंदर कोई ऑब्जेक्ट नहीं था, इसके अलावा मास के अंदर कोई ऑब्जेक्ट नहीं था, तो यहाँ पे आपके पास वो लिखा हुआ ही नहीं आ रहा, ना साजिद के अंदर लिखा हुआ आ रहा है और ना ही मास के अंदर लिखा हुआ आ रहा है। बाकी जिसके अंदर हमने जो जो ऑब्जेक्ट पास किया उस लोकेशन का वहां पे मिल रहा है। यहाँ पर हमें सैफ के अंदर मिल गया, हमें आयशा के अंदर मिल गया, हारिस के अंदर मिल गया और अली के अंदर मिल गया। तो ये चीज क्लियर हुई कंडीशनली हमें किस तरह से यहाँ पर चीजों को शो करवाना है यूआई के अंदर, हमें टर्नरी ऑपरेटर को यूज करना होगा यहाँ पर। क्लियर है चीज? हारिस, माद, आयशा, सैफ। अली ये कंडीशनल रेंडरिंग भी कहलाती है? बिल्कुल हाँ, कंडीशनल रेंडरिंग आपकी यही कहला रही होती है। रेंडरिंग का मतलब क्या, मैं कोई भी चीज रेंडर करवाना शो करवा रही यूआई के अंदर, ठीक है, तो ये हमारे कंडीशनल रेंडरिंग भी कहला रही होती है, ठीक है। यही हमारे पास कंडीशनल DITIONL कंडीशनल रेंडरिंग भी यही चीज कहला रही होती है, ठीक है। ठीक है जी सर। ओके, अब जरा आते हैं यहाँ पर। अच्छा, कंडीशनल रेंडरिंग आप इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज अगर आप और करें, आपके पास लाजमी तो नहीं कि इफ एल्स ही और दफा में, आपके पास इफ भी तो हो सकता है ना। अब यहाँ पर देखिए एक चीज हमारे पास फालतू है, ये हमने फालतू कोड किया, क्यों किया मैं बताता हूँ। यहाँ पर देखिए एनएल के अंदर एस ब्लॉक में तो हम कुछ दिखा ही नहीं रहे, तो बजाय इसके कि हम लोग यहाँ पर इफ ब्लॉक ही लगा दे तो बेहतर नहीं है कि अगर ये हो तो ये दिखाओ, अदरवाइज आपको कुछ दिखाने नहीं है। तो जब कुछ दिखाना ही नहीं है तो फिर आप नल क्यों लगा रहे हो इस तरह से। हाँ, अगर आपके पास इस तरह से होता, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर पी टैग और पी को ओपन क्लोज भी करता हूँ यहाँ पे, और मैं यहाँ लिख देता हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ नो लोकेशन की फाउंड, मैं ये लिख देता हूँ, सपोज कर लें की फाउंड। हाँ, अगर इस तरह के आपके पास आ गया कि आपको इफ में कुछ दिखाना है, अगर आपकी कंडीशन ट्रू हो और एल्स में भी कुछ दिखाना है, जैसे हमने ऊपर देखा था इफ में भी कुछ दिखाना था हमें और एल्स में भी कुछ दिखाना था, तो आप यहाँ पर टर्नरी ऑपरेटर यूज करोगे तो सेंस बनता है यहाँ पर, ठीक है। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर लोकेशन, नो लोकेशन की फाउंड, नो लोकेशन की फाउंड, ठीक है। बट अगर आपके पास है ही कंडीशन, मतलब आप ट्रू होगी तो आपको चीज शो करवानी है, इसमें कुछ करवाना ही नहीं है, तो फिर बजाय आपके आप इस तरह करवाओ, इस तरह से आप इस तरह करवाने के बजाय आप सिंपल सा कुछ यहाँ पे आके कुछ इस तरह से लिख सकते हो। ये आपको डबल एंड परसेंट लिखना है यहाँ पर, ठीक है। और अगर आपकी कंडीशन ट्रू हो जाएगी, ठीक है, आपको पता है ये डबल एंड परसेंट क्या करता है, ये पहले इस कंडीशन को चेक करता है, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये आगे वाली कंडीशन पे जाता है, ठीक है। तो ये पहले इस कंडीशन को चेक करेगा, ठीक है, और सपोज करो इसके बाद कोई और भी कंडीशन है, कंडीशन 2 आपके पास आ जाती लिखी हुई, ठीक है, तो ये उसको भी चेक करेगा, और अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो इस वाली कंडीशन को जाके चेक करेगा, और अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो उसके बाद अगर कोई जेएसएस लिखी होगी आपके पास तो उसको जाके रेंडर करवा देगा, ठीक है। बट अगर आपके पास कंडीशन 1 ट्रू हो गई और कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो बस यहीं पे स्टॉप कर देगा, अगर उसको शो ही नहीं करवाएगा, ठीक है। क्लियर हुई ये चीज? सपोज कर ले मैं यहाँ पे प्रॉप्स डॉट नेम कर देता हूँ, मैं बोलता हूँ इसका सेंस तो नहीं बनता, बट फिर भी मैं कंडीशन 1 और कंडीशन 2 दोनों ट्रू होगी तो ये मुझे शो करवाएगा, ठीक है। यहाँ मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए आपके पास इन दोनों में ये दोनों कंडीशन ट्रू हो रही है, नेम भी है और आपके पास ये लोकेशन भी है, ठीक है। और मैं ऊपर वाले को कमेंट कर दूं, इस वाले को, तो यहाँ पर आप लोग देखें कि आपके पास अब आपको सिर्फ एक ही चीज शो करवा रहा है, आपको उसका एस ब्लॉक नहीं दिखा रहा है। यहाँ पर देखिए साजिश के अंदर कुछ नहीं था लोकेशन तो उसने नहीं दिखाया, और ये देखिए आपके पास ये वाली कंडीशन में ट्रू हुई, ये भी ट्रू हुई तो ये दिखा दिया। अब सपोज कर लें आपकी पहली कंडीशन ट्रू हो रही है बट ये आपके पास ये कंडीशन ट्रू नहीं हो रही, मैं सपोज कर उसको नेम 1 कर देता हूँ, इसकी एग्जिस्ट नहीं कर दी, ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो फॉल्स होगी तो आपको कुछ भी शो नहीं करवा रहा यहाँ पर। क्लियर है? देखो आपको रेंडर कुछ भी नहीं करवा रहा। ये एंड पर्सन क्या करेगा, पहले इसको चेक करवाएगा, फिर इसको चेक करवाएगा, फिर इसके बाद अगर एंड वाली को जाके चेक करेगा, और चेक करने के बाद अगर एंड वाला आपके पास जीएसएक्स होगा, मतलब कोई एचटीएमएल या जावास्क्रिप्ट लिखी होगी तो उसको चेक करने का उसको रेंडर करवा देगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह से चल रहा होता है एंड पर्सन, ठीक है। और सेम आप यहाँ पे भी कर सकते थे ये काम, कि सपोज कर लो आपके पास ये जो इफ एल्स है वो आपके मल्टीपल कंडीशन में डिपेंड कर रहा है, तो आप कुछ इस तरह से भी कर सकते हो कि आपके पास
अगर ये दोनों की दोनों कंडीशन ट्रू होगी तो ही आपका ब्लॉक चलेगा, और अगर कोई दोनों कंडीशन आपकी दोनों में से कोई एक कंडीशन भी फॉल्स होगी तो एल्स ब्लॉक चलेगा। और अगर आप चाह रहे हो कि कोई दोनों में से एक कंडीशन भी ट्रू हो जाए तो आप और ऑपरेटर लगा दो। ये सारी की सारी चीजें आपकी वही इफ एल्स वाली है जिस आप टर्नरी ऑपरेटर में पीछे यूज करते आ रहे हो। ठीक है, आप किसी भी तरह की कंडीशन यहाँ पे लगा सकते हो अपने पास, चाहे आपने इस कंडीशनल रनरिंग के अंदर। तो ये चीज क्लियर होगी आप लोगों को? जी क्लियर है अली। ओके, इसको मैं रेफरेंस के लिए यहाँ रख देता हूँ सारे कोड को। और अब आते हैं यहाँ पर, अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपने इस लोकेशन वाले ऑब्जेक्ट को इस तरह शो करवाने के बजाय मैं इसको प्रॉपर सिटी स्ट्रीट ये सब चीजें शो करवाऊँ। ठीक है, ओके जी, आए थे, कोई मसला नहीं यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आकर मैं कुछ इस तरह से कर लेता हूँ। किस तरह से? मैं यूएल लगाता हूँ और यूएल के अंदर मैं एल आई लगाता हूँ, और एल आई के अंदर मुझे डुप्लीकेट करता हूँ क्योंकि मैं 4 की है तो मैं डुप्लीकेट कर लूंगा 4 दफा। और ठीक है, और मैं यहाँ के लिखूंगा प्रॉप्स डॉट लोकेशन। ये ऑब्जेक्ट मैंने किस लिए करवाया है बताता हूँ मैंने किस लिए करवाया है। यहाँ पर यहाँ मैं लिख दूंगा सिटी। ठीक है, सिटी डुप्लीकेट करता हूँ, यहाँ मैं कर दूंगा कंट्री, COUNTRY कंट्री, और इसको डुप्लीकेट करता हूँ, यहाँ मैं लिख दूंगा स्ट्रीट, इसको डुप्लीकेट करता हूँ, यहाँ लिख दूंगा जिप कोड। ठीक है, और इन सबको मैं यहाँ से कर देता हूँ कमेंट, सॉरी हटा देता हूँ यहाँ से। और इधर आकर मैं यहाँ पे कुछ करता हूँ, क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ सिटी और कॉलन लगा देता हूँ, और यहाँ मैं कर दूंगा कंट्री, और इधर मैं कर देता हूँ यहाँ पर स्ट्रीट, STREET स्ट्रीट, और इधर मैं कर देता हूँ जिप कोड। ठीक है, ताकि आप लोग की वैल्यू का पेड़ भी यहाँ पे आ जाए। ठीक है, कंट्रोल एक्स करता हूँ, सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। शो क्यों नहीं हो रहा? अगेन हमने यहाँ पे कंडीशन फॉल्स करी हुई है, तो इसको मैं यहाँ से ट्रू कर देता हूँ। इसको मैं यहाँ पर ट्रू कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे ओके, वेट अ मिनट, यहाँ पर इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ, और यहाँ पर आके मुझे सिंपल सा यहाँ पर सॉरी कर्ली ब्रैकेट्स लगाना पड़ेगा, और यहाँ मुझे पी लिखना पड़ेगा, और इसको ठीक है, इसको मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ अलग से। और यहाँ पर आकर मुझे अभी कंडीशन को हटाता हूँ, मैं सिर्फ लोकेशन वाली कंडीशन पे लगाता हूँ कि अगर लोकेशन कंडीशन एग्जिस्ट कर रही हो तो आपको यहाँ पे ये आपका लिखा हुआ आ जाए। बल्कि यू आर लिविंग, मैंने हिंदी दिखाना चाह रहा हूँ, मैं सिंपल से यहाँ पर ये पूरा यूएल दिखाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर आकर ये नहीं लगाना पड़ेगा कर्ली ब्रेसेस। प्रॉप डॉट लोकेशन, मेरे ख्याल से 15 मिनट रह गए बस, ये आपकी जब मीटिंग जब भी एंड होगी तो हम इस क्लास को वाइंड अप कर देंगे। तो यहाँ पर ये एंड पर्सन आ गया, एंड पर्सन के बाद यूएल आप शो करवाओगे, और अब आपका यहाँ से पी टैग हट जाएगा क्योंकि हमने हटा दिया ऊपर से। फॉर्मेट सेफ। ठीक है, इन एरर्स को छोड़िए, इग्नोर कीजिएगा अभी फिलहाल। और मैं यहाँ पर आया तो रिफ्रेश, तो ये देखिए आपके पास यहाँ पर कराची 1, पाकिस्तान 1, 23 ये सब कुछ यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, इसमें देखिए कराची 2, पाकिस्तान 2, 23 ये आ रहा है। आयशा में कराची 3, पाकिस्तान 3 ये सब चीजें आ रही हैं। उसके बाद सैफ में कराची 4 ये सब चीजें यहाँ पे यूएल पूरा का पूरा आपके पास रेंडर हो रहा है। और अगर मैं यहाँ पे लोकेशन 1 कर देता हूँ, ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो इसको शो ही नहीं करवाएगा। क्लियर है ये चीज? ठीक है, मतलब हमने प्रॉप्स के अंदर नेस्टेड ऑब्जेक्ट अगर हमारे पास आ रहा हो तो उसको हमने देख लिया किस तरह से हम रेंडर करवाएं। कोई मुश्किल बात नहीं है, आपके जितना भी नेस्टेड ऑब्जेक्ट होगा आपकी सिंपल लोकेशन, अगर सपोज में अब स्ट्रीट के अंदर जाकर आपके पास कहीं पे और नेस्टिंग होती तो आप सिंपल उसका की लिखते, फिर उसके बाद उसी की को जाकर एक्सेस करते। ठीक है, बस यहाँ पे एक चीज आप गौर करें तो कुछ कोड हमारा रिपीटेटिव हो रहा है, रिपीट हो रहा है बार बार। कुछ कोड हमारे पास यहाँ पे रिपीट हो रहा है। रिपीट होने से क्या मुराद है? अगर आप लोग गौर करो तो प्रॉप्स आपके पास बार बार लिखा जा रहा है, प्रॉप्स 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 ये सब जगह लिखा जा रहा है। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर प्रॉप्स डॉट लोकेशन, प्रॉप्स डॉट लोकेशन, प्रॉप्स डॉट लोकेशन, प्रॉप्स डॉट लोकेशन ये भी लिखा जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या सही है? मुझे लग रहा है ये हमारा काम लंबा हो रहा है। ठीक है, तो हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी, डिस्ट्रक्चरिंग। ठीक है, हम लोगों ने ऑब्जेक्ट की डिस्ट्रक्चरिंग पढ़ी थी। तो ये देखो हम कुछ इस तरह से कर लेंगे, हम लिख देंगे भाई यहाँ पर कि प्रॉप्स में जो जो कीज आ रही है, नेम की आ रही है, एज की आ रही है, रिजल्ट की आ रही है, लोकेशन की आ रही है, इन सबको मैंने यहाँ पे कॉल कर लिया। और अब मुझे यहाँ पर आकर सिंपल सा यहाँ पे नेम लिखना होगा, यहाँ पे एज लिखना होगा क्योंकि मेरी वैल्यू डायरेक्ट उसमें आ चुकी होगी, इज एडल्ट लिखना होगा। ठीक है, और ठीक है मैं काम करता हूँ, जहाँ जहाँ प्रॉप्स लिखा हुआ सबको यहाँ से हटा देता हूँ, कंट्रोल डी करते हैं, जहाँ जहाँ प्रॉप्स आ रहा होगा सबको सिलेक्ट कर लेगा। और ये देखिए इन सबको से सिलेक्ट कर लिया, और इसको मैं यहाँ से कर रहा हूँ कमिट।
तो मेरा कोड थोड़ा सा कम हो गया, बस मैंने एक जगह पर डिस्ट्रक्चर करवा लिया है और मेरा कोड थोड़ा सा कम हो गया है। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ, अभी भी आप लोग देखें तो आपके पास कोड आपका बिल्कुल सही चल रहा है। तो यहाँ पर हम लोगों ने वो जो ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्शन पड़ी थी उसको हमने कॉन्सेप्ट को यूज किया है, ठीक है। अच्छा, काफी लोग अभी क्या कर रहे होते हैं, कुछ आप लोग देखोगे कोड बेस के अंदर, इवन मैं खुद भी इस तरह ही कर रहा होता हूँ कि मैं ये डिस्ट्रक्शन डायरेक्ट यहीं पे करवा रहा होता हूँ, यहाँ पर इस तरह से, कुछ इस तरह से, किस तरह से मैं अगर कुछ कॉपी करता हूँ इसको यहाँ पे इस तरह से डिस्ट्रक्शन करवाने के बजाय मैं डायरेक्ट यहीं पे करवा लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता है प्रॉप एक ऑब्जेक्ट आ रहा होगा तो मैं यहीं पे डिस्ट्रक्शन करवा लूंगा, फिर मुझे इसको कमेंट करना होगा और अब देखिए अभी आपका कोड सेम चल रहा है, ठीक है। तो ये भी आपका दो तरीके, आप जिस तरह मर्जी चाहे आपको बेस्ट लगे आप करवा सकते हैं, ठीक है। अच्छा सर, ये बाकी सारी चीजें तो सही होगी, बट अभी भी हमारे पास लोकेशन में बार रिपीट करना पड़ा है, लोकेशन डॉट सिटी, लोकेशन डॉट कंट्री, लोकेशन डॉट स्ट्रीट, लोकेशन डॉट स्लिप कोड। सर इसका क्या करें? तो ठीक है, कोई मसला नहीं, हम यहाँ पर आए थे नीचे आकर और यहाँ पर आकर कॉन्स्ट मैं लिख देता हूँ लोकेशन। अगर देखिए आप एक जगह पे इस तरह कर रहे हैं कॉल तो बिल्कुल ठीक है, आप इस तरह लिख लो, कोई मसला नहीं, आपको करने की जरूरत नहीं है। बट अगर मल्टीपल जगह पे लोकेशन डॉट सिटी, लोकेशन डॉट कंट्री, लोकेशन डॉट सिटी, लोकेशन डॉट सिटी कर रहे हो तो फिर बेहतर है कि आप यहाँ पे आके सिटी, कंट्री, स्ट्रीट, जिप कोड एक दफा यहाँ पे लिख लो और देन उसको बार बार कॉल करते रहो। तो अब मुझे यहाँ पे आके बजाय इसके मैं इस तरह से करूँ और डुप्लीकेट करता हूँ तो मुझे कुछ, अगर मैं यहाँ पे हटा दूँ इसको सबको, यहाँ से लोकेशन को हटा दूँ, फॉर्मेट करता हूँ, सेव करता हूँ, देखो दोनों जगह पे आपको सेम चीज मिलेगी। कुछ एरर आ चुका है, कैन नॉट डिस्ट्रक्चर सिटी लोकेशन एज इट इज अनडिफाइंड। सिटी 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 क्यों भाई अनडिफाइंड क्यों मिल रहा है? मैंने कहीं पे सिटी नहीं रख पाया क्या? वेट अ मिनट, मैं जरा इसको करता हूँ यहाँ पर कमेंट रिफ्रेश और यहाँ पे इनको भी मैं हटा देता हूँ। सिटी इज नॉट डिफाइंड ऐसा क्यों बोल रहा है भाई? रिफ्रेश करते हैं और मैंने प्रॉप्स को लॉग नहीं करवाया, सॉरी, तो मैं इनको, अच्छा अगर आप प्रॉप्स को लॉग भी करवाना चाह रहे हो तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आपको एक काम ये करना पड़ेगा कि आप यहाँ पे ही कर लें इस तरह से, तो बेहतर है। किस तरह से? ये वाले काम को इस तरह से, ताकि आप लॉग भी करवा के चेक कर लें और आप अलग से प्रॉप्स को लॉग भी करवा के चेक कर सकते हैं और आप बाकी आप इनको यूज भी नीचे कर सकते हैं। वरना अगर मैं इस तरह से करूंगा तो मैं प्रॉप्स को लॉग नहीं करवा के चेक कर पाऊंगा, ठीक है। कंट्रोल वाई कर लेता हूँ, तो यहाँ पे प्रॉप्स लिख देता हूँ, दोनों तरीके मैंने आपको बता दी, मैं इसको डुप्लीकेट करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको भी पेस्ट कर ही देता हूँ जो मैंने लिखा था, ये वाला, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब मैं यहाँ प्रॉप्स के लॉग को चेक भी कर सकता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ तो मैं चेक कर लेता हूँ, बस सिटी क्यों नहीं आ रहा भाई? मैंने लिखा तो था सबके सिटी, यहाँ पे भी आ रहा है, सिटी यहाँ पे भी आ रहा है, सिटी यहाँ पे भी आ रहा है और सिटी यहाँ पे भी आ रहा है, ठीक है। समझ गया हूँ यहाँ पे क्या इशू आ रहा है, आई थिंक सो, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे पहले इशू क्या हुआ था, जब मैंने यहाँ पे आके लोकेशन को मैंने लिखा लोकेशन और मैंने लोकेशन ही मैंने यहाँ पे जब डिस्ट्रक्चर करवाया इसको, तो यहाँ पे इशू क्या आ रहा है जरा इसको गौर से देखिएगा, तो मुझे जल्दी से यहाँ पे जरा देखिए बताए क्या इशू आ रहा है। यहाँ मेरे पास एक एरर आने लग गया, मेरे पास एरर क्या आने लग गया, मेरे पास आ रहा है कि भाई कैन नॉट एक्सेस लोकेशन बिफोर इनिशियलाइजेशन। अच्छा इसको तो पहले मैं नीचे ले आता हूँ, ये एरर तो अलग से अलग एरर है, इसको रिजॉल्व कर लें। अब मेरे पास कुछ एरर आ रहा है, कैन नॉट डिस्ट्रक्चर प्रॉपर्टी सिटी ऑफ लोकेशन एज इट इज अनडिफाइंड, ऐसा क्यों मुझे बोल रहा है? ये मुझे एरर इसलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि मेरे पास जो लोकेशन वाला ऑब्जेक्ट है वो मेरे पास, आपको याद होगा तो दो जो मेरे पास कंपोनेंट थे उनके मैं लोकेशन ऑब्जेक्ट को पास ही नहीं किया, तो जब मैंने उसके अंदर उस लोकेशन ऑब्जेक्ट को अपने की को पास ही नहीं किया तो वो मुझे अनडिफाइंड मिल रहा होगा। अब अनडिफाइंड के अंदर से जाकर जब मैं सिटी को डिस्ट्रक्चर करवाऊंगा तो मुझे इस तरह के एरर देखने को मिल सकता है, ठीक है। am I क्लियर? आप लोगों को याद होगा कि जब मैं इसको लोकेशन को पास करता हूं तो लोकेशन ऑब्जेक्ट मैंने लोकेशन की जो है मैंने दो कंपोनेंट के अंदर पास नहीं की थी, और ये जो डिस्ट्रक्शन कर रहा हूँ ये तो मैं हर किसी के लिए कर रहा हूँ ना, तो जिन चार के अंदर आपकी डिस्ट्रक्शन हो गई थी वो चार तो आपके सही चल गए, ठीक है। अगर मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर आता हूँ .jsx के अंदर और यहाँ अगर जिन में मैंने लोकेशन ऑब्जेक्ट को पास नहीं किया ना उसको मैं कमेंट कर देता हूँ, अब देखिए आपका कोड सही चलेगा। ये देखिए ये कोड ब्रेक कहाँ हो रहा है, ये कोड इन दो केस में ब्रेक हो रहा है क्योंकि यहाँ पर लोकेशन ऑब्जेक्ट है ही नहीं, ठीक है। और जब लोकेशन ऑब्जेक्ट है ही नहीं और सही, वहां पे बिल्कुल मैं वहां जाके डिस्ट्रक्शन करवा रहा हूँ अपने किसको, लोकेशन के अंदर से सिटी और कंट्री को। अबे भाई जब वो खुद ही अनडिफाइंड है तो उसके अंदर से की कहाँ मिलेगी मुझे? समझ आ रही है? हाँ, अगर आपके पास लोकेशन ऑब्जेक्ट है तो फिर आपको ये डिस्ट्रक्शन करवाएगा। यहाँ पर देखे इन चारों में आपका लोकेशन ऑब्जेक्ट है तो इसके अंदर सिटी कंट्रीज ये सब आ जाएगा, बट अगर एक की आपकी एग्जिस्ट ही नहीं करी तो उसके अंदर से आप बाकी चीजों को डिस्ट्रक्शन किस तरह से करवाएंगे? तो उस केस में आपको इस तरह का एरर देखने को मिल सकता है। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ।
तो अगर अभी मैं एक बोलता हूँ कि मेरे पास ये सारी की सारी कीज हैं, जिस तरह अभी के केस में मेरे पास सारी की सारी कीज पड़ी हुई है, ठीक है, और इनको मैं रजिस्टर भी करवा लेता हूँ। तो आप देखिए यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ तो देखो आपके पास सिटी के अंदर डायरेक्टली आपको वो वैल्यूज आ रही है, सिटी के अंदर डायरेक्ट वैल्यू आ चुकी है, कंट्री के अंदर, स्टेट के अंदर, जिप कोड। इसको ऊपर वाले कमेंट कर देता हूँ, ये देखिए रिफ्रेश खुद ब खुद हो जाएगा वैसे। ये देखिए आपके पास सारी की सारी वैल्यूज आ रही हैं। तो ये हम लोगों ने डिस्ट्रिक्टिंग भी यहाँ पे पढ़ ली, ठीक है, हम लोगों ने कंडीशनल रेंडरिंग भी पढ़ ली यहाँ पर, ठीक है, और इसके अलावा हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया है, प्रॉप्स को पढ़ लिया है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी, आज के लिए मेरे ख्याल इतना काफ़ी है। और बाकी एक दो और वेरिएशंस हैं आपके प्रॉप्स के अंदर, सॉरी कंडीशनल रेंडरिंग के अंदर, तो हम आगे क्लास के अंदर कवर कर लेंगे उसको। आज के लिए इतनी चीज़ें काफ़ी हैं, तो हम क्लास को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। किसी को क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। अली भाई, एनीवन? जो भी आपने सिटी वाला बताया था, अगर ये सिनेरियो आज है तो तब हम क्या करेंगे? तब हम क्या करेंगे, तब या तो आप ये काम ही कर लो कि आप यहाँ पर इसको क्या करो, किसको क्या करो, एक तो काम ये करो कि मैं यहाँ पे काम कर लेता हूँ, ये देखो, ये अगर आपके पास ये सिनेरियो आ जाए, ये क्वेश्चन अच्छा है, तो मैं इसको करता हूँ कमेंट, और सपोज कर ले यहाँ पर आता हूँ, ठीक है, और मैं इधर आकर इसको मैं कमेंट करता हूँ, ठीक है, और इतना करता हूँ, मैं सेव करता हूँ। मेरे पास ये रिफ्रेश करने पर ये कोई खुद वो करेगा ही नहीं। आपको डिस्टिंग करनी है ना, आप डिस्टिंग ना करो, या तो आप वहां पर उसी को डिफॉल्ट वैल्यू रख दो। हमने ये भी तो पढ़ा था ना कि अगर हमारे पास ये नहीं मिल रही हो, ठीक है, तो हम इसी को डिफॉल्ट वैल्यू रख सकते हैं। अच्छा, इसके लिए हमारे पास एक और चीज भी आ रही थी, हम यहाँ पर फिर हम बोलेंगे अगर ये अनडिफाइन हो ना, ठीक है, अगर हमारे पास ये अनडिफाइन हो, ठीक है, तो हम यहाँ पे एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट सेट करवा देंगे, फिर उसके अंदर से जाके करेगा। मैं यहाँ पे करता हूँ, अब देखिए आपको एरर नहीं आ रहा। या मैं काम करता हूँ, चेक कर लेते हैं इसको कि ये काम करेगा या नहीं करेगा। इसको और इसको सेलेक्ट करता हूँ, कमेंट करता हूँ, ठीक है, रिफ्रेश, और ये देखिए आपके पास, मैं अपडेटिंग पे आता हूँ, तो अब आपके पास देखिए आपने इसको डिसीजन करवाया, देखिए ऑब्जेक्ट के अंदर से उसको जाके ढूंढेगा तो उसको नहीं मिलेगा, तो कोई एरर नहीं दे रहा। हाँ, अनडिफाइंड के अंदर से अगर आप ऑब्जेक्ट की डिसीजन करवाओगे तो आपको एरर मिलेगा। अब यहाँ पे ये केस में हमारे पास क्या है, ये अनडिफाइंड मिल रहा है हमें कुछ कुछ दो केसेस के अंदर, ठीक है। तो उस केस में हमने ये 5 सिंबल लगाया, इसका मतलब क्या है, वो नलिशिंग कोलैप्सिंग जो हम लोगों ने पढ़ी थी, तो भाई उस केस में हमारे पास क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और फिर ये ऑब्जेक्ट के अंदर से इनको डिसीजन करवाएगा। अगर नहीं मिलेगा तो कोई मसला नहीं, एरर थ्रो नहीं कर रहा हम यहाँ पर, ठीक है। तो आप सेफ साइड के लिए आप इस तरह से कर सकते हो, या आप कर्ली ब्रेसेस या जो भी है, बट मेक श्योर कि यहाँ पर आपका हर बार में कर्ली ब्रेसेस नहीं आएगा, डिपेंड ऑन योर सिनेरियो। अगर आप एरे की डिस्टिंग करवा रहे हो तो फिर आप यहाँ पे एरे लगाओगे इस तरह से, एम्प्टी एरे, ठीक है। अभी हमारा ऑब्जेक्ट है तो हम लोगों ने ऑब्जेक्ट यहाँ पे लगा दिया। क्लियर है? हाँ रे साशा, जी जी अली, क्लियर है। ओके, चले हम यहाँ पे क्लास को वाइंड अप करते हैं। खुदा हाफिज।